बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे। पाकिस्तान में सूरज तो नहीं निकला और आपने खबरों में सुनी लिया है कि पंजाब समेत मुल्क के बेशतर जो इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर शदीद धुंध है। शदीद धुंध का मतलब है शदीद धुंध है, बिल्कुल अंधा धुंध है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अभी तक की सूरत हाल यही है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आते हुए फरा के साथ एक हादसा होने वाला था, अल्लाह ने महफूज रखा। फरा वो बताइएगा। वो आप सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि ज़ीरो विजिबिलिटी पे हम चल रहे हैं और लाहौर में तो आए दिन ये सूरत हाल है और पंजाब के बेशतर शहरों, जैसे मैंने कहा, अब तो सिंध में भी। तो हमजा हुआ ये कि मैं जा रही थी और नज़र कुछ आ नहीं रहा। आपने चारों इंडिकेटर भी ऑन किए हुए, लाइट्स भी ऑन की हुई, और आप कोशिश करते हैं कि लेन की पाबंदी करें, क्योंकि अगर आप मतलब वैसे भी आप कोशिश करते हैं सेंटर में चल रहे हो ना, ताकि रोड के इस तरफ ना हो जाए या उस तरफ ना हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। और ना आपको नज़र तो आ नहीं रहा, तो आप कैसे ब्रेक लगाएंगे जल्दी। और हुआ ये कि एक जो रक्शे वाला है उसने राइट साइड से कहीं से कट लिया है और एकदम से वो गाड़ी के सामने ना, और आप उस वक्त गाड़ी को जितना भी ब्रेक लगाएं आप नहीं उसको इतनी जल्दी होल्ड कर सकते, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे काटनी पड़ी है, जिसकी वजह से शुक्र है कि उधर कोई गाड़ी नहीं थी, तो बचत होगी। हमें शो करने के लिए पहुंच गई। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ऐसी सूरत हाल जो है, ये हम फिर बाद में अगर रक्शे वाला कहेगा मैं गरीब आदमी हूँ जी, मुझे माफ़ कर दें, गुर्बत का इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि आपने पीछे रोड सेफ्टी से लाइट्स ऑन नहीं और आपकी ब्रेक लाइट्स भी नहीं है और आप इतनी गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं कि आप कितनी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं वो नहीं, आपकी जो बैक लाइट्स हैं वो भी हमेशा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन धुंध के मौसम में होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि से पीछे से आने वाले को भी पता तो लगे कि आप मौजूद हैं। और फिर आप अगर धुंध के मौसम में भी तेज़ रफ्तारी और ये कट वगैरह मार रहे हैं तो कोई खुदा का खौफ करें। कितनी जानें जो हैं इससे जा रही हैं, जा सकती हैं, नुकसान हो रहा है। अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता दूसरी लेन में गाड़ी होती तो कितना नुकसान हो सकता है। और उसको तो ड्राइवर साइड पे हिट होनी थी ना, तो ड्राइवर साइड पे हिट होने का मतलब है कि उस इंसान को भी चोट लग सकती थी। तो ये अच्छा हमजा, मैंने देखा है पिछली बैकलाइट को सही रखने का तो तस्वर हमारे यहाँ है ही नहीं ना, चेक ही नहीं करते। हाँ, और फिर रिफ्लेक्टर कितनी आम सी चीज़ है। साइकिल वाले भी रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप रात के अंधेरे में भी ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी गाड़ी को तो नहीं पता चलना कि आगे साइकिल है, जब तक एक रिफ्लेक्टर जो है वो दूर से हमें इशारा देता है। सो बहुत सारे ऐसे हिफाजती इक़दाम हैं जिनका ताल्लुक ना गुर्बत से है ना किसी और चीज़ से, एहसास से है कि आपको एहसास अपनी ज़िंदगी की अहमियत का भी है और दूसरों की अहमियत का भी है। और जो कवानीन हैं सड़क पे सफ़र करने के, वो सब के लिए एक जैसे हैं, किसी के लिए मुख्तलिफ नहीं है। तो उन कवानीन पर अमल करें। और हम हमेशा से आपको ये कह रहे हैं कि धुंध के मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और आज फिर बहुत ज़्यादा धुंध है, इस पर तफसील से बात भी करेंगे। अभी टॉप स्टोरी पर नजर डालते हैं। शहर कायद को हकूक दो, जमाते इस्लामी भी मैदान में आ गई। हकूक कराची तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। आज शाहराह फैसल पर धरने से तहरीक का आगाज किया जा रहा है। अमीर जमाते इस्लामी कराची कहते हैं दोबारा मर्दमशुमारी कराई जाए, कोटा सिस्टम खत्म और नौजवानों को मुलाजमतें दी जाएं। कोरोना वायरस के हवाले से गलत मालूमात को वायरल होने से कैसे रोका जाए। किसी भी किस्म की मालूमात पर आंख बंद करके यकीन करने से परहेज करें। ठहरिए और गौर कीजिए। कोई खबर आए तो उसका जरिया मालूम करें। WHO ने गलत मालूमात से बचने के लिए 7 टिप्स शेयर की हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। गुजरांवाला में शहरियों को हराम परिंदों का गोश्त खिलाने वाले मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम चिड़े और बटेरों के नाम पर मकरूह धंधा कर रहे हैं। मुलजिम पहले भी पकड़े जाते हैं, मगर कानून न होने की वजह से जुर्माना देकर आज़ाद हो जाते हैं। ज़माने के कर्ब को शेरों की ज़ुबान देने वाला मुनफरिद शायर मोहसिन नकवी को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी ने रोमांस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपने अशार में ढाला। साज़ो आवाज़ के संगम ने उनके कलाम को अम्र कर दिया।
जी जनाब, आपने टॉप स्टोरीज जानी हैं और हम सबसे पहले जो है बात करना चाहेंगे, एक ऐसा अहम मामला है कि पूरे जो पाकिस्तान में है ना, लोगों के अजहान में जिस को ये बात पता लगी है वो बहुत ही परेशान है कि सलामती काउंसिल में 2021-22 तक गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से मौजूद भारत को तालिबान पाबंदियों की कमेटी, इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी और लीबिया पाबंदियों की कमेटी दे दी गई है। हाँ, लेकिन ये बात हमजा भारत के लिए इतनी खुशी की नहीं है, क्योंकि वो इससे भी बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। वो तो चाह रहे थे, उनके हाथ में तमाम वो कमेटियाँ आई जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह से अपने जो दांत है वो तेज़ कर सकें, पाकिस्तान को उसमें किसी न किसी तरह से अपने जो है शिकंजे में कर सकें। लेकिन भारत के लिए ये बात ज़्यादा खुशी की नहीं है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश के जो मुताबिक फहरिस्त है कमेटियों को हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। भारत जो है वो दाइश और अलकायदा पाबंदी कमेटी के अदम फैलाव की कमेटी और अफगान अमूर कमेटी का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद था, जो सबसे अहम थी। और भारत ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की कमेटियों में इंडोनेशिया के जानशीन की हैसियत से इन कमेटियों में जगह हासिल की है। और इस ऐलान को फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक सिफारती धचके के तौर पर भी देखा गया है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि दिल्ली तालिबान की पाबंदियों की कमेटी के जरिए अमन अमल को पेचीदा बनाने के अलावा इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो हमेशा से करता चला है। मिल गया ना? हाँ, लेकिन हमने देखा है ना कि डिसइंफो लैब और EU डिसइंफो लैब के जरिए हमें पहले ही पूरी दुनिया जानती तो है कि इंडिया जो है वो कश्मीर में क्या कर रहा है। आज एक बड़ी अच्छी हेयरिंग जो है वो भी शेयर हो रही थी कंजर्वेटिव पार्टी की, जहाँ पे कि कश्मीर के हकूक, इंसानी हकूक की सल्बी की मुसलसल बात की गई। तो दुनिया जानती तो है, लेकिन जानने के बावजूद आंखें बंद करती है। सो हम बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट इशू से मुतालिक अतहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा कि भारत को सलामती काउंसिल की 3 अहम कमेटियों की सरबराही मिलना पाकिस्तान के लिए किस दर्जे फिक्रमंदी की बात है? ये देखें, सलामती काउंसिल में कोई 24 कमिटीज और वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसकी सदारत जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होती हैं, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स को उनकी सदारत दी जाती है। हिंदुस्तान जब सलामती काउंसिल में आया तो उसने कहा कि हमें 4 सदारत चाहिए जो पहले इंडोनेशिया के पास थी। वो थी पहली चीज़ उन्होंने मांगी जो 1267 है, सैंक्शंस कमेटी जो है अलकायदा और आईसिस डाइस के ख़िलाफ़। दूसरा उन्होंने मांगा जो 1540 कमेटी है वो नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर। तीसरा उन्होंने मांगा 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी। चौथा उन्होंने मांगा कि जो अफ़गानिस्तान की जो फाइल है उसकी सदारत हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, जो पहले इंडोनेशिया के पास थी। तो इंडोनेशिया के पास ये चारों कमिटीज़ की सदारत थी जो हिंदुस्तान ने मांगी। हमने इसकी ऑब्जेक्शन की और इनको हमने ये जो मांग रहे थे उससे हमने रोका। तो उनको ना 1267 मिली है, ना 1540 नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी मिली है, ना अफ़गानिस्तान की फाइल की उप सदारत उनको मिली है। जो एक चीज़ जो हमने मंजूर की वो है 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी। तालिबान सैंक्शंस कमेटी में कंट्रोल है पूरा अमेरिका का। अमेरिका ने पूरे तालिबान को लिस्ट अमेरिका ने किया है और उनको वहाँ से निकाल सकता है सिर्फ अमेरिका। अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करवाना होता उस कमेटी में, तो पूरी कमेटी की एक कंसेंसस की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें जो इस कमेटी की जो सदारत करता है उसका कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं होता है, तो हमने ये मान लिया। ये बाकी जो चीज़ें जिस पे हमें मुनीर अकरम साहब ये बता दीजिएगा रहे हैं कि भारत बहुत सी आम कमेटियों की सरबराही चाह रहा था, लेकिन काफ़ी में उसको नाकामी मिली। जो कमेटियाँ मिल गई हैं उसमें कामयाबी कैसे मिल गई, और जिनमें जो नहीं मिली है उसमें नाकाम क्यों रहा भारत? ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने 4 कमिटीज़ की सदारत मांगी थी और 1267 सैंक्शंस कमेटी, 1540 नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी, अफ़गानिस्तान का जो सदारत है उसकी फ़ाइल पर
ये सब नाकाम हुए और इस वजह से क्योंकि काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो सलामती काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एतराज़ किया क्योंकि हिंदुस्तान नज़र आता है कि हिंदुस्तान का अपना बायलैटरल एजेंडा है और उनका बायलैटरल एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। Exactly. तो लोगों ने ये समझ लिया कि जी ये अपना एजेंडा इस पे चलाने के लिए ये सदारत मांग रहे हैं, तो इनको नहीं देना चाहिए। तो कंसेंसस इसी तरह से बना है और हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में आते ही पहले उनको अंदाज़ा हो गया है कि वो अगर अपना बायलैटरल एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे तो सलामती काउंसिल में उसकी रेजिस्टेंस होगी। बिल्कुल सही, जैसे आपने खुद फरमाया कि तालिबान सैंक्शन कमेटी जो है, इस पे पाकिस्तान को कितना कंसर्न नहीं था कि अगर इसकी सरबराही भारत को मिल जाए, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसके बारे में ज़रा वसवसों का शिकार हैं कि भारत अफगान अमल जो है उसकी राह में रुकावट बन सकता है। तो आप समझते हैं ये खदशे इनमें कोई है, सेहत है? जी देखें, हिंदुस्तान हमारे ख़िलाफ़ उसने कुछ शरारत तो करनी है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ शोशे उठाएंगे, पर जैसे मैंने आपसे कहा कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी में जो लिस्टिंग होती है या उसको लिस्टों में जिसको डालना है, वो सब अमेरिका ने डाला। जितने भी तालिबान की जो लिस्ट है वो सब अमेरिका ने लिस्ट किए हुई हैं और उसको निकालने के लिए सिर्फ अमेरिका का कहना ज़रूर है कि वो अगर कहते हैं कि इनको निकाल दें तो उसको रोकने के लिए एक कंसेंसस की ज़रूरत होगी, तो जिसे कहते हैं नेगेटिव कंसेंसस। तो नेगेटिव कंसेंसस तो नहीं हो सकता है, तो जो अमेरिका चाहेगा उसमें उसी तरह से इसको लिस्ट और डी लिस्ट करवा सकता है। अब अमेरिका के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उसके साथ अफ़गानिस्तान की जो मज़ाकरात हो रही हैं उस पे हम उनकी मदद कर रहे हैं और जो कुछ होगा वो हमारी ख्वाहिश है कि हमारी एग्रीमेंट के साथ हो, तो उसमें हिंदुस्तान का कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मुनीर अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि भारत तो खुद पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। कुलभूषण जाधव जो है वो मुंह बोलता सबूत है। ऐसे में भारत को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की सरबराही देना समझ से बिल्कुल बालातर है कि ये कैसे दे दी गई? जी, सरबराह उनको नहीं दी गई। जो वो चाहते थे 1267 जो अलकायदा कमेटी है उसकी सरबराही तो नहीं मिली को। जो 1373 कमेटी है, कमेटी ऑन काउंटर टेररिज्म, उसकी सरबराही उनको 1 साल के लिए उन्होंने रो पीट कर उन्होंने ली है। उसमें उस कमेटी में कोई लिस्टें नहीं हैं, कोई सैंक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो उनके लिए बहुत डिफीट हुई है डिप्लोमेटिक। बिल्कुल ठीक है। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो जो कुछ क्लैरिटी नहीं थी उसको आपने क्लियर किया कि मामला हुए किस तरह से और किस तरीके से ये होते हैं। और मैं वही बात कर रही थी ना कि आज अगर कंजर्वेटिव पार्टी जो वो ये कह रही कि इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सबसे लॉन्ग जिसे कहना चाहिए ना स्टैंडिंग इशू है UN के एजेंडा लिस्ट के ऊपर जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हो रहा, कश्मीर का, जहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ख़वातीन की इसमत दरी हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। तो इंडिया जो है उसको तो हमेशा मौका चाहिए होता है और उसको मौका जो है पनाही की वजह से मिल जाता है आलमी ताकतों की, जहां पर वो पाकिस्तान को भी अपने निशाना बना सकता है। लेकिन थैंक गॉड कि चले उन्हें वो कमेटियां नहीं मिली जिनको वो चाह रहे थे, जो वो दिल से चाह रहे थे कि ये तो लाजमी मिल जाए। चले, ये एक अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, रोशनियों के शहर कराची की बात कर लेते हैं, जिसके मसाइल हल करने का आज़म लेकर जमात इस्लामी भी अब मैदान में आ गई है। जमात इस्लामी भी कहना जो कुछ गलत नहीं होगा। जमात इस्लामी हमेशा से जिसे कहना चाहिए ना बहुत वोकल रही है कराची के इश्यूज़ को लेकर। पिछले दिनों जो है वो ज़रा सा उनका शिफ्ट ज़रा जनरल उस पर था, कराची पे फोकस नहीं था। बैक टू कराची उनका फोकस है। जमात इस्लामी के हकूक़ कराची तहरीक चलाए जाने का ऐलान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर, जिस दौरान शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए जाएंगे। हमजा, आज शाहराए फैसल पे बात की जा रही है ना कि धरने से तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद 22 जनवरी को जो है यौम एहतजाज मनाया जाएगा और 28 जनवरी को 50 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी का कहना है कि कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन इसकी आधी आबादी तो गायब कर दी गई है। जो
मसला मरदमशुमारी का चल रहा है, उस पर भी आवाज़ उठाई जा रही है जमात इस्लामी वो की मसला जानिब वैसे से। ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अवाम की गिनती नहीं होगी, वो गिना जमहूरियत नाम ही चीज़ है ना, लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अवाम के जायज़ हकूक मसाइल के हल के लिए मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए, ये मुतालबा है जमात इस्लामी का। दूसरा मुतालबा ये कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए और नौजवानों को मुलाजमतें दी जाएँ, बाइख्तियार शहरी हुकूमत और फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, तीसरा मुतालबा है। बिल्कुल यही मुतालबात है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अम्मी जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, सबसे पहले तो ये मुतालबात का थोड़ा सा हमें बता दें कि मुतालबात हैं क्या, किससे हैं, और ये जो मार्च होगा, ये एहतजाज होगा, ये किसके खिलाफ हो रहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तमाम अहले पाकिस्तान को, सबको सलाम। देखें, ये कराची का जो मसला है ना, वो बड़ा संगीन नोयत अब इख्तियार करता चला जा रहा है, इसलिए कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो तबाह है, तालीम का पूरा निज़ाम यहाँ पर तबाह हो चुका है। आप सरकारी कॉलेजेस देख लें, यूनिवर्सिटियाँ देख लें, आप जो है स्कूल्स देख लें, फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कुछ हो रहा है लूट मार, वो देख लें। सेहत के शोबे में आप हॉस्पिटल, कराची की 3 करोड़ आबादी के लिहाज से हॉस्पिटल्स देख लें, जबकि कराची पे सिर्फ कराची का लोड नहीं होता, पूरे इंटीरियर सिंध का, पूरे जनूबी पंजाब का और बलूचिस्तान का लोड होता है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तक से लोग जो हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो इस शहर के अंदर ना तालीम की सहूलत, ना सेहत की सहूलत और ना जो है वो इसकी ट्रांसपोर्ट की सहूलत। दुनिया का ये शायद एक शहर है, एक शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मास ट्रांजिट मौजूद नहीं है, न सबवे मौजूद है, न बसें मौजूद हैं, कोई सिस्टम गवर्नमेंट का एक चीज़ भी मौजूद नहीं है जिससे जो है वो 3 करोड़ में से कोई एक आदमी भी सफ़र कर सके। बदतरीन तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उन सारे हुक्मरानों ने जो पिछले अरसे में मौजूद रही हैं। अब जो बड़ा मसला है इन सब चीज़ों में, जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस शहर को ये लोग, हुक्मरान तबका, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इत्तेहादों में होती हैं, हुक्मरान रही हैं, वो ऑन नहीं करती हैं। जैसे कोई अपने घर को ऑन करता है तो घर के मसाइल को हल करता है, तो ये ऑन ही नहीं करती, इससे फ़ायदा उठाते हैं, सियासतबाजी करते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें कहाँ से शुरू करें भाई, आप हमें गिन ही नहीं रहे पूरा। जब जो 2017 की मरदमशुमारी हुई, इसमें हमें 1 करोड़ 49 लाख गिना गया, जबकि दुनिया भर की रिपोर्टें ऐसी हैं, पिछले हमारे मास्टर प्लान हैं उसकी प्रोजेक्शंस हैं, मेहताब करीम साहब की रिपोर्ट है, डॉक्टर आरिफ हसन की रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट है और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अमेरिका और यूरोप में काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक हम किसी सूरत में भी अब 3 करोड़ से कम नहीं है। ठीक है। और आप ये कहते हैं कि नहीं, और किया क्या आपने कि आपने वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत होती है मरदमशुमारी, लेकिन आपने नादरा के एक क्लिक के जरिए से वो लोग कि जो इनके मुस्तकिल पते यहाँ नहीं है उनको जो है वो कराची से बाहर शो कर दिया। जबकि मरदमशुमारी का उसूल है कोई बैरून मुल्क का भी बंदा हो, आपको इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, जो रहता है वो गिना जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है वो गिना जाएगा। इस मरदमशुमारी के नतीजे में 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि जब आप सही गिनेंगे और ऑफिशियल वैल्यू आपकी ठीक होगी तो आपकी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी उसके मुताबिक बनेगा, आपका पानी का, आपका बिजली का, आपका गैस का, हर चीज उसके मुताबिक तय पाएगी, आपकी सड़कें उसके मुताबिक बनेंगी। लेकिन जब आप उसको आधा गिनेंगे तो जाहिर है आप किस तरह से चीजों को ठीक करेंगे, दुनिया में कहीं ऐसा होता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि नुमाइंदगी बहुत बड़ा इशू यहाँ सूबा सिंध में यह है कि यहाँ पर शहरी और देही नुमाइंदगी का तनासुब ठीक नहीं है, और जो वडेरे और जागीरदाराना ज़हनियत है वो इंटीरियर सिंध में जुल्म और जबर की बुनियाद पर मकामी लोगों का इस्तेसाल करके अददी अक्सरियत ले लेते हैं, जिसमें वो पार्टी में वो होते हैं, वो पार्टी मजबूत होती है और हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। अगर हमारे ठीक गिना जाएगा तो हमारी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी सूबाई असम्बली के अंदर, जिसके नतीजे में फिर कराची, हैदराबाद वगैरह के लोग भी उन लोगों को वोट देंगे कि जो फिर इस काबिल हो सकें कि हुकूमत भी बना सकते होंगे सिंध की। तो जाहिर है इससे पूरी नफ्सियात चेंज हो जाएगी, सही लोग चुने जाएंगे। ठीक है हाफिज साहब, भी बताइएगा आपके ये जो एहतजाज है डायरेक्टेड किसकी तरफ है? ये जो मुतालबा है तो वफाकी हुकूमत से, लेकिन बाकी जो तमाम बातें क्या वो सूबाई हुकूमत भी उसकी जद में आती है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जैसे आपने खुद का MQM मरकजी हुकूमत की इत्तेहादी है, ये दोनों इसके बारे में क्यों नहीं इतना जो है शोर मचा रही है, इसके बारे में इतना संजीदगी से काम ले रही है, और ये एहतजाज का सिलसिला कब तक और इससे आप समझते हैं मसाइल हल होंगे?
नहीं, एहतजाज करने के नतीजे में तो ये आवाज़ बुलंद हुई है, ये तो सब खा है। अब जब से जमात इस्लामी ने ये हुकूक कराची तहरीक शुरू की है, हमने बहुत बड़ा मार्च किया, फिर रेफरेंडम किया जिससे मिलियंस ऑफ पीपल ने हमारे साथ रब्ता करके हमारे फॉर्म को फिल किया और अपनी राय दी। 99% लोगों ने कहा कि हम इन तमाम मुतालबात से मुत्तफिक हैं। इससे एक प्रेशर डेवलप हुआ। फिर वो पार्टियां भी जो इस सारी बर्बादी का सबब हैं वो भी अब कुछ कहने शुरू हो गई हैं। और आप देखें तो सही ये कितनी कमाल बात है, अब तो ये तीनों चारों पार्टियां इकट्ठी हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के नाम पर सब इकट्ठे हैं ना, और इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं हम सब एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई, और 1100 अरब रुपए का जो एक पैकेज इन्होंने ऐलान किया है, इस पर कहते हैं हम सब एक पेज पर हैं। तो आप तो जब एक पेज पर हैं तो सबसे ही एहतजाज है ना। विफाक का इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, विफाकी काबीना ने नाजायज तरीके से इसकी मंजूरी दी है, MQM उस काबीना का हिस्सा है। 2-4 बयान देके ठंडे पड़ गए, घर बैठ गए, इसलिए कि ये उनका मामूल है अपनी वजारतें बढ़ाने के लिए, अपने मराद बढ़ाने के लिए। माजी में भी वो ये काम करते रहे, अब भी ये काम कर रहे हैं। कराची की ट्रांसपोर्ट गायब कब हुई? जब MQM बेताज बादशाह थी और उसका वजीर ट्रांसपोर्ट था, तो कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन खत्म कर दी गई। जब MQM का इस शहर के अंदर इस कदर ताकत थी कि वो सुबह बंद करते थे और शाम खोल देते थे, तो उस वक्त कराची की जो ये थी कराची सर्कुलर रेलवे KCR, ये 99 में बंद हुई। कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए इजाफा उस वक्त हुआ जब MQM नवाज शरीफ के साथ इत्तेहादी थी। कोटा सिस्टम में लामुतनाही इजाफा इस वक्त हुआ है, इमरान खान ने किया है, जब MQM PTI के साथ इत्तेहादी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहादी रहे हैं। तो ये तो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इनका अपना हिसाब किताब है। इनका कराची के अवाम से अगर गरज होती तो कराची इतनी तबाहाली की तरफ न चला जाता, कराची का ये बेड़ा गर्क न होता। लाहौर भी तो डेवलप हुआ है, मुल्तान भी तो डेवलप हुआ है, कराची ने क्या कसूर किया है? तो इसके जो घर को आग लग गई घर के चिराग से, फिर पीटीआई क्या कर रही है? हाँ जी, पीटीआई के ऊपर ही क्वेश्चन करने लगे। पीटीआई कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, हम वहाँ पर अब फंड्स दे रहे हैं। अब वहाँ पर जाके आप देखें, असद उमर साहब ने तो ऐलानात भी किए कि 150 अरब रुपए की फलां चीज़ आ गई, ये चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो कराची को पीटीआई ने क्या कुछ नहीं दिया और वो सोच भी नहीं रही? वो तो ऐलान कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सिंध हुकूमत आड़े आ जाती है। एक तो बिल्कुल गलत बात है ये इनकी कि हम पैसे दे रहे हैं। हम तो वो दे रहे हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो PSDP है, जो हमारा तरक्याती बजट होता है, जो बजटिंग होती है ना मुल्क के अंदर, तो उसमें 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट है पूरे पाकिस्तान का। कराची का हिस्सा 3 करोड़ आबादी के शहर का हिस्सा सिर्फ 18 अरब रुपए है, जिसमें पिछले 2 साल में इन्होंने आधे से भी कम खर्च किया है। सालाना 2 अरब 3 अरब रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। ये इनका कराची के साथ सुलूक है। जिन प्रोजेक्ट्स की ये बात कर रहे हैं, ये पैसे इन्होंने नहीं दिए हैं, ये पहले से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक के हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, जो पहले से, इसमें सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा मौजूद है। तो ये तो पहले से मौजूद है, जिसका नाम इन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज, खैराती पैकेज रख दिया, और ये हमें झूठ बोल रहे हैं। 14 सीटें इन्होंने यहाँ से हासिल की हैं। मैं तो इनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई ठीक है, बाकी सारी चीज़ों पीपल्स पार्टी से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तबाह किया हुआ है, लेकिन जो ग्रीन लाइन मनसूबा वो तो विफाक का है। नून लीग ने भी 11 महीने में लाहौर की मेट्रो बनाई थी, लेकिन कराची की मेट्रो वो 2.25 साल में नहीं बना सके। उनका भी एटीट्यूड कराची के साथ ये था। फिर ये तशरीफ ले आए, सुने, फिर हाँ चले, इतना कर दिया था, लेकिन ये तो उनसे भी बड़े निकले। 2.25 साल में इन्होंने 10% काम भी आगे नहीं बढ़ाया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कराची के लिए इन्होंने जो नया शुरू करने की बात भी की हो, जो पीटीआई ने। इसलिए पुरानी चीजों को अपने नाम से करना, भाई 2500 अरब रुपए हम टैक्स देते हैं सालाना कराची के लोग पाकिस्तान को, हमें फख्र है इस बात पर। और हमने पिछले तवील अरसे में तो हजारों अरब रुपए के टैक्स दिए ना, और हमें 1100 अरब रुपए के पैकेज की खैरात की बात करते हैं आप। तो ये हमें झूठ ना बोले हमारे साथ। हमारी तो आपने 4 महीने के अंदर पैच वर्किंग नहीं की है इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने और MQM ने और पीटीआई ने, सड़कों की मरम्मत नहीं की है, तो ये क्या करेंगे भाई? ठीक है सर, जो बहुत ज्यादा लोग तनकीद भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, जो तनकीद करने वाले हैं उनका ये कहना है कि चूंकि स्टेक नहीं है इस वक्त जमात इस्लामी का कोई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत लेके बैठी हुई है, वो अपनी हुकूमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, मरकजी इत्तेहाद में MQM अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं, आपका स्टेक नहीं है, इसलिए अब आवाम की बात कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि एहतजाज तो PDM पूरे मुल्क में करी जा रही है, लेकिन जलसे जुलूसों से कोई नतीजा तो निकल नहीं रहा। आपका एहतजाज और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी कि वाकई आवाम के दरीना ये मसाइल जो हैं हल हों और आपके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाए?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक तो ये बात कि जमात इस्लामी का स्टेक नहीं है, जमात इस्लामी ही का तो स्टेक है इस शहर में। ठीक है, इस वक्त हमारी नुमाइंदगी असम्बलियों में नहीं है, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि हम 3 मरतबा इस शहर के मेयर रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने ईमानदारी के साथ और सलाहियत के साथ इस शहर को डेवलप किया है। आखिरी हमारे मेयर नेमतुल्लाह खान साहब थे, आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे बदतरीन मुखालिफ भी कहते हैं कि हमने तामीर और तरक्की की है। हमारा स्टेक ये है कि इस शहर में ग्रास रूट लेवल पर अगर कोई पार्टी इस वक्त काम कर रही है, लोगों की खिदमत कर रही है, तो वो जमात इस्लामी है। हमारा स्टेक ये है कि कोरोना में सब घरों में बैठ गए थे, तो जमात इस्लामी के वर्कर जान हथेली पर रखकर लोगों की खिदमत कर रहे थे और घरों में अंधेरों में राशन पहुंचा रहे थे। हमारा स्टेक ये है कि जब बारिश में लोग डूब रहे थे और ये पार्टी हमें डुबो रही थी, तो हम लोगों को निकाल रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे। और हमारा स्टेक ये है कि हम अब भी यहां पर 4 लाख वोट हमने आखिरी इलेक्शन में भी लिए। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हम इस पूरी तहरीक को चला रहे हैं, आप पीडीएम की तहरीक और हमारी तहरीक में फ़र्क है। देखें, पीडीएम और पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है और जो इश्यूज हैं, इनके ऊपर इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। जितनी चीज़ें हैं इन सब में ये सब एक हैं। माशी पॉलिसियाँ वजीर उन्हीं के थे, अब इनकी हुकूमत के साथ हैं। आईएमएफ के वो भी गुलाम थे, आईएमएफ के ये भी गुलाम हैं। अमेरिका की सारी बातें वो भी मानते थे, अमेरिका की सारी बातें ये भी मानते थे। बिजली वो भी महंगी करते थे, बिजली ये भी महंगी करते हैं। गैस वो भी महंगी करते थे, गैस ये भी महंगी करते हैं। कोई एक चीज़ मुझे बता दें कि जिसमें पीडीएम की परफॉर्म जो जब हुकूमत थी या इन लोगों की और अब पीटीआई की हुकूमत में फ़र्क है। ये सिर्फ लोगों को इंगेज करने के लिए 5 साल दोनों की पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स चलती रहे। अब कराची पे भी, कराची की तो लोग ज्यादा बात ही नहीं करते। जब हम शोर मचाते हैं तो बात होती है। हम शोर मचाएंगे, हम एहतिजाज करेंगे और अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं एहतिजाज करेंगे, घेराव करेंगे इनका और कोर्ट में भी जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कई केसेस में, तो हम अदालत भी जाएंगे और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह कराची की आवाज बनेंगे और बन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के हवाले से इस तरफ आप कह रही थी कि इस वक्त कोई हकीकी आवाज वही उठा सकता है कि जिसका वहां पर कोई हुकूमत में कोई स्टेक ना हो। हाँ, ये उसको दूसरे लफ्ज़ बिजनेस इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल। और जो उन्होंने बातें की बिल्कुल सही है। खिदमत खल्क की हमने तमाम कार्रवाइयाँ कोरोना के दौरान और फिर जब सैलाब आया था, ये बारिशें होने की वजह से कराची पूरा चौक हो गया था, देखिए ये सबने। हमारी सबकी दुआ यही है कि हमारा जो अरूसुल बिलाद है, रोशनियों का शहर जो है, ये रोशन रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे, इसलिए कि इसकी तरक्की में ही पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मुज़मिर है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलने के लिए हम यहाँ बैठे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और सच ही कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये जो कहानी हम आपके साथ शेयर करने लगे, इस तरह की बेशबहा दास्तानें जो पहले भी आप सुन चुके हैं। हमने गधे की वो पूरी दास्तान भी सुनी कि लाहौर के लोग जो हैं उन बेचारों के ऊपर ये जुल्म बिठाया गया कि पता नहीं कितनी तादाद में यहाँ पर जो है वो बकरे के नाम पे गधों का गोश्त है वो फरोख्त होता रहा। तो ऐसी एक कहानी जो है गुजरांवाला से भी सामने आई। पैसा कमाने की हवस में हलाल व हराम की भी तमीज़ नहीं रहती है। कुछ ऐसा ही हाल ये जो गुजरांवाला में हुआ है ना, ऐसे लोग पकड़े गए हैं, एक गिरोह पकड़ा गया है कि जो चिड़े और बटेरों के नाम पर, जो कि गुजरांवाला के बहुत ज़्यादा मशहूर है, शहरियों को हराम परिंदों का गोश्त खिलाने के घिनौने धंधे में मुलव्वस था ये गिरोह। इसको गिरफ्तार कर लिया गया और तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये गिरोह मुल्तान, रहीम यार खान और जनूबी पंजाब के इलाकों में हराम परिंदों का शिकार करता था, फिर इधर लेके आता था, फिर ठीक है। इस तरीके अच्छा, इसमें ना हमें एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना। हम एक तो हलाल हराम जो इस्लाम ने हमें तमीज़ दी है वो तो मज़हबन है, लेकिन आपको मालूम है ये जितने क्लॉज वाले हैं परिंदे, ये जो गोश्त खोर होते हैं, इनका गोश्त जो है वो टॉक्सिक होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुज़र सेहत जरासीम होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। और ये मसलहत और हिकमत जो है हमारे मज़हब की है कि उसने हमें इस खूबसूरती के साथ जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, जो तैयब चीज़ें हैं, जो बेहतर चीज़ें इंसानी सेहत के लिए, उनको रिकमेंड किया है और जो नहीं है उनको हमारे लिए ममनू करार दिया। यही वो हलाल और हराम है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हद बांधी। सो इन्होंने एक तो मजहबी उसको किया, दूसरा इंसानी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आपके सामने बर्ड फ्लू से लेकर बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो हम ये जो कोरोना भुगत रहे हैं, ये भी तो इसी तरह से सुनने में तो यही आ रहा है ना अभी तक कि वो चमगादड़ों के खाने से। तो मिथ
मिथ्स हैं या रियलिटीज़ हैं, बातें तो यही हैं। आप कितनी संगीन ये जुर्म कर रहे हैं और आपको एहसास ही नहीं है कि आप किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। 3 जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनसे हराम परिंदों का गोश्त और ज़बाशुदा परिंदे बरामद भी कर लिए गए हैं और मुलजिम सराफा बाजार में चिड़ों बटेरों के नाम से ये दुकान भी चला रहे थे। रफ़ीक मुगल जो हैं हमारे नुमाइंदे गुजरांवाला मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी रफ़ीक, बताइए लोगों को क्या कुछ खिलाया जा रहा था, कब से खिलाया जा रहा था और ये क्या सिर्फ गुजरांवाला की कहानी है? आज बिल्कुल जैसे आपने हमजा बताया कि गुजरांवाला पूरी दुनिया में ये शोहरत रखता था। चिड़े और बटेरों के नाम पे लोग बड़ी दूर दूर से आते थे गुजरांवाला में चिड़े बटेरे खाने और बड़े टेस्टी थे। मगर अब तो एक और चीज सामने आ गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने जब कार्रवाई की है सराफा बाजार में, वहां पर चिड़ों बटेरों के नाम पर कई दहाइयों से हराम परिंदों का गोश्त खिलाया जा रहा था। पहलवान थे जो गुजरांवाला के, वो बड़े खा रहे थे और जो मेहमान नवाजी की जा रही थी वो तो अब पता चला कि ज्यादातर जो है वो हराम परिंदों का गोश्त खिलाया जा रहा था। ठीक है। अच्छा, तो ये रफ़ीक हमें बता रहे थे कि ये अब से नहीं, ये पता नहीं कब से ये सिलसिला चल रहा था। हाँ, पकड़ा गया। वैसे ना मुझे जो लोग खाते हैं मुझे उन पे भी सख्त एतराज़ है। अब वो एक ज़माना था जब हमजा मतलब इतनी फूड ग्रुप्स आपके पास इतने नहीं थे, तो आप ठीक है आप शिकार करते थे और लोगों ने सेंचुरीज भी तो बनाई हुई थी ना, वो इस वाइल्ड लाइफ को मेंटेन भी तो करते थे। अब उनकी जिंदगियों को भी खतरा है, जंगलात फसलें रह नहीं गई, खादें इस तरह की हैं। इसका ये भी हल है कि आप अपने सामने एक चीज़ को देख रहे हो, उसको ज़बा करवा रहे हो, तो उसका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, आपको इल्म तो होता है। रफ़ीक अब हमारे साथ मौजूद है। जी रफ़ीक, अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो फिर गोश्त के अलावा वो परिंदे भी बरामद हुए हैं जिनकी गर्दन पर सिर्फ अभी छुरी चली थी, उनकी खाल नहीं उतारी गई थी। तो वो मौके पर सारी चीजें सामने आई हैं और गुजरांवाला में सैकड़ों की तादाद में रेस्टोरेंट है जहां पर चिड़े बटेरे रोजाना की बुनियाद पर लोग दूर दूर से खाने आते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ज़रई इलाका है गुजरांवाला का, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकार जो है वो भी पाया जाता है। ये बताइएगा जी, ये बताइएगा, ये जानते बूझते हुए ये सब लोग कर रहे थे ना? इन सबको पता था ना कि हम ये गलत चीज के, किसी ने ये तो नहीं कहा हमें तो पता ही नहीं था कि हम सप्लायर जो देता था, हाँ। सप्लायर जो देता था हम तो वही लोगों को खिला देते थे, हमें क्या पता, हम तो पैसे चिड़े बटेरों के ही दे रहे थे। जी बिल्कुल फरा, ये मुजरमाना गफलत की गई है, जानबूझकर लोगों को खिलाए गए हैं। अगर सिर्फ उनको गोश्त की सप्लाई दी जाती तो वो लोग कह सकते थे कि हम लाइलम हैं। उनसे वो परिंदे बरामद हुए हैं जिनकी सिर्फ गर्दन पर छुरी चली थी। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें ज़िबा किया गया था, अभी उनकी खाल उसके ऊपर थी और ये लोग खुद लेते थे। ये स्मगलिंग की जाती है जनूबी पंजाब से बड़े पैमाने पर परिंदों का शिकार करके फिर इधर गुजरांवाला, क्योंकि सब जानते हैं गुजरांवाला के लोग बहुत शौकीन हैं और यहाँ पर चिड़े बटेरे काफी खाए भी जाते हैं, यहाँ पर स्मगल किया जाता था इनको। तो फिर ये अरसा दराज से किया जा रहा है, कई दहाइयों से किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं, बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं वो गुजरांवाला में खाने आती थी। हमारे जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ, वो जब भी गुजरांवाला में आते थे उनके दस्तरखान की जीनत बनते थे चिड़े बटेरे जो हैं। तो इस तरह बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। जाहिर बात है ये एक मशहूर थी, और कितना अनफॉर्चुनेट बात है ना कि हमारी जो बहुत मशहूर चीजें हैं उसमें भी हम मिलावट से अगर बाज ना आएंगे। इस बात शामिल करते हैं रफ़ीक हम इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ तालिब हुसैन साहब को, जिन्होंने इस सारे केस पे कार्रवाई भी की है। अस्सलाम वालेकुम तालिब हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा कि ये आपको कैसे पता चला कि ये इस तरह की कार्रवाई जो है हो रही है, कोई निशानदेही हुई थी, कोई शक हुआ था, कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और अब कहाँ तक पहुँचे आप? फिर इनसे जुर्माना ले लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, इनकी मुखबरी हुई थी ये सराफा बाजार में रात को तकरीबन 10 बजे के बाद ये अपना काम शुरू करते थे। ठीक है, तो ठीक है, आप क्या ये हमारे मुलाजिम 2-3 दिन से इनकी रैकी कर रहे थे। ठीक है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताइएगा कौन कौन से परिंदे जो है ना वो पकड़े गए? कौन कौन से परिंदे जो ये लोगों को खिला रहे थे? ये लोगों को लाली जो है उसको खिला रहे थे, जो हराम परिंदा है। इंस्पेक्टर साहब की जो है ना आवाज़ हम तक शायद या उनको हमारी जो ठीक नहीं जा रही है। रफ़ीक, ये परिंदों के हवाले से तो बताइएगा, जो इंस्पेक्टर साहब बताना चाह रहे थे, आपने इस स्टोरी को कवर किया है कि कौन कौन से परिंदे थे जो हराम परिंदे थे जो खिलाए जा रहे थे ताकि लोग चौकन्ने रहें।
जी इसमें शार्क जो है वो नंबर 1 थी, वो छोटे साइज की है, वो यही चिड़े और बटेरे के नाम से खिलाई जाती थी। इसके अलावा कव्वे जो है वो भी खिलाए जा रहे थे। और ये तकरीबन चंद साल पहले कव्वों की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी। गुजरांवाला का एक नवाही इलाका है वांडो, वहां पर बोरी में बंद सैकड़ों की तादाद में कव्वे पकड़े गए थे। ये कव्वे और शार्क जो है ये नंबर 1 पे है, यही चीजें थी। उसके अलावा दीगर जो परिंदे हैं वो खिलाए जा रहे थे। तो एक सवाल ये भी बनता है, इंस्पेक्टर साहब अगर हमारे साथ लाइन पर हैं, तो ये एक छोटी दुकान सराफा बाजार में ये कदीम दुकान है, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या उनको चेक किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, रफीक हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इंस्पेक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको कुछ मजीद भी मालूमात मिली है कि ये नेटवर्क कहाँ पर फैला हुआ है, वहां पर भी कार्रवाइयां की जाएंगी? और जिस तरह फरा आपसे पूछ रही थी कि क्या कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने करके छोड़ दिया जाएगा, कानून क्या कहता है? जो मुलजम पकड़े गए हैं उनको सजा हो गई है, उनकी जमानत नहीं हो सकती। वो 13 दिन के लिए जेल में है। सिर्फ 13 दिन के लिए, उसके बाद वो छूट जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे? ये 13 दिन की सजा हुई है, उसके बाद ये छूट जाएंगे 13 दिन के बाद। अभी इनको जो जुर्माना हुआ है अगर वो पे कर देंगे और 13 दिन के लिए ये जेल में रहेंगे। कितना जुर्माना हुआ है? 10,000 रुपया जुर्माना है, 30,000 रुपया जुर्माना उन तीनों को। तो 13 दिन के बाद जब आ जाएंगे सर, तो उसके बाद दोबारा से अपना अड्डा खोलेंगे, दोबारा से लोगों को खिलाना शुरू कर देंगे? अभी जो उनका हाल हुआ है ना, दोबारा तो नहीं ये करेंगे। ये रात को 10 बजे के करीब आते थे, जब वो बाजार तकरीबन बंद हो जाते, तो वहाँ दुकान चलाते थे अपनी ये रात को। तो लोगों को पता नहीं है क्या खा रहे हैं। अभी जो ये बता रहे थे ना भाई, ये वांडो का इलाका, वो अभी वहाँ पे जो जमीनें काश्त हो रही हैं, वहाँ से ये परिंदे नहीं पकड़े जाते। अभी ये सारे ये जनूबी पंजाब से ये सेड़ वगैरह होती है, चिड़े का नाम लेके, और इसके अलावा शार्क को ज़िबा करके, लाली को ज़िबा करके ये कहते हैं ये चिड़े हैं। ये चिड़े नहीं होते हैं। अच्छा, कितने अरसे से हराम परिंदे खा रहे थे? अभी जो जमीनें हैं ना वांडो के इलाके, ये सारी काश्त हो गई हैं। ये परिंदा जहाँ बैठता था उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। ये इधर जनूबी पंजाब में यहाँ जमीनें काश्त नहीं है ना, दरिया इलाके, वहाँ पे ये रुकता है। बिल्कुल ठीक है। ये लोग तालिब हुसैन साहब, हमें ये बता दीजिएगा आप कि कितने अरसे से गुजरांवाला के जो रिहायशी हैं वो इस तरह के हराम परिंदे खा रहे थे? कुछ मालूम हो सका? इतना अरसा गुजर गया और पता ही नहीं लगा? नहीं, ये जो कर रहे हैं ना, पहले चिड़े का नाम ले रहे थे। चिड़ा तो हलाल होता है, कभी चिड़ा तो इधर है ही नहीं। ये सेड़ वगैरह और ये लाली वगैरह ज़िबा करके लोगों को खिलाते हैं। तो ये अब ये आराम का कारोबार शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर तालिब हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे हमें इस चीज़ के बारे में। हमजा, आप भी सवाल करें, आप खुद बताएं। गांव जाते हैं आप, पहले हम जाते थे तो वहाँ पे हमें आवाज़ें आती थी बटेरों की, पता चलता था कि हैं। अब इतनी खादें हैं, इतनी कल्टीवेट, कोई फ्री लैंड तो है नहीं, कोई जंगलात नहीं रह गए, तो ये जानवर अब मौजूद नहीं है। इसलिए जो लोग शौकीन हैं वो एहतियात करें और किसी भी तरह का बाहर खाने से पहले ज़रूर देखें कि वहाँ पे क्या खिलाया जा रहा है। फरा, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम खाने के शौकीन हैं, लेकिन हमें इल्म नहीं होता कि ये चीज़ वाकई वो है या नहीं है। कोई ऐसा शिकारी हो जिसको पता लग जाए कि ये वाकई वो चीज़ है या नहीं है, वरना तो इल्म ही नहीं हो सकता। तो खैर देखें, हंसी आ रही है थोड़ी सी ना, क्योंकि वो कहते हैं ना, वी आर व्हाट वी ईट। तो जब हम कव्वे खाएंगे तो हम काई ही करेंगे ना सारे। तो हमारी पूरी कौम जो है वो इस वक्त शोर मचाने पर और उस पर जो है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो कि गड़बड़ है। बिल्कुल जी, संजीदा मामला था। रफ़ीक मुगल ने हमें इससे जो है रूशनास कराया और हमने आगाह करे थे। रफ़ीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बहुत ही संजीदा मामला है जो दिन ब दिन रोज़ बरोज़ गंभीर होता जा रहा है, और वो आमिर का है। मोहम्मद आमिर जो है, कल वकार यूनुस ने परसों उनके हवाले से बात की थी, और अब मोहम्मद आमिर ने फिर से बात की है कि हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस की कोचिंग में खेलने से मैं साफ इनकार करता हूं और ख़राब कारकर्दगी नहीं, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं कि ये डीमोरलाइज करते हैं प्लेयर को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमजा, इसलिए कि जब आप किसी बंदे को मुसलसल कहते रहे ना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तो वो वाकई कुछ नहीं हो जाता। और आप किसी कुछ नहीं वाले बंदे को भी कहना शुरू कर देना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बट यू कैन डू इट, तो वो परफॉर्म करता है। उसके अंदर एक मोराल हाई रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सरफराज का क्या हशर किया वो तो हम सबके सामने है। अजहर अली के साथ क्या हुआ जब उसे हटाया गया, तो क्या हुआ, ये हम सारी चीज़ें खुली आंखों से देख ही रहे हैं ना। तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसमें कहीं कहीं दिल मानता तो है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको उन्हीं की ज़बान से सुनाते हैं।
मैंने आके सच बताया था, भाई मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता। और मेरा स्टांस भी यही रहेगा, जो इनका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ मैं नहीं खेल सकता। बाकी जो आपके दोनों कोचेज़ हैं, इनकी आपस में ही नहीं बात बन रही। वो एक कहते हैं 150 की पेस से बॉल करने से कुछ नहीं होता, 20 आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, 20 आउट करने पड़ते हैं। एक तरफ आपके हेड कोच कहते हैं वो नहीं, आमिर की 85 से 81 पे पेस आ गई थी, हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो आपस में सही हो लें, फिर आमिर को सबक पढ़ाएं कि जी जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते वो टीम में आ जाते। तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, फिर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए कि टीम के हालात क्या हो गए, टीम क्या थी और टीम कहाँ से कहाँ चली गई है। आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे एज अ क्रिकेटर पता है कि मुझे क्या करना है। आप तो आके एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, कोविड था, फलाना था, ढिमकाना था। तो कोविड तो सबके लिए, सारी टीमों के लिए, इंडिया के लिए भी है, इंडिया भी कोविड में खेला है। तो आप अपने एक्सक्यूज़ प्लेयरों पर ना डाला करें, प्लेयर को पता हो। बड़ी दो टोक गुफ्तगू की बड़ी ओपन ब्लंट गुफ्तगू है, करने की जरूरत है, ये मसाइल के हल ये के लिए। होनी भी चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड Good मॉर्निंग morning। मिर्जा साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर, ये आमिर जो कह रहे हैं, ये बातें सारी दुरुस्त हैं, आप भी इत्तेफाक करते हैं? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम हमजा और फराह, और माशाल्लाह से आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता हूँ हमजा, इसलिए कि मैंने पूरा आमिर का क्रिकेट कैरियर कवर किया है। और अब आमिर जो है ना, वो हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं वाली बात कर रही है कि हमी को आंखें दिखा रहे हैं। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया और ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना चाहिए कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता। अगर आमिर की बात मान ली जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि आइंदा आने वाले वक्त में दीगर क्रिकेटर्स भी इस तरह की डिमांड करेंगे। कोई भी क्रिकेट से बालातर नहीं है, कोई भी मुल्क से बालातर नहीं है। ठीक है, आमिर बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही था हमजा जिसने इनको जो है इंग्लैंड का वीजा दिलवाया। वरना अगर आप इंग्लैंड में सजा काट कर आए तो आपको वीजा ही नहीं मिलता। तो इनको हर जगह का वीजा दिलवाया, इनको इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनकरेज किया। सब लोग मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा बच्चा था, उससे गलती हो गई। अब बच्चे से गलती हो गई, बच्चा टीम में आ गया, अब बच्चा अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलेगा, ये कहाँ होता है? आप मुझे बताएं, दुनिया की कोई एक एग्जांपल दे दे कि खिलाड़ी ये कहे कि फलाना मैनेजमेंट होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। There are so many fast bowlers in Pakistan. You're very right. आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही, लेकिन उस वक्त मैनेजमेंट फर्क थी। उनका जो एतराज़ है वो आपके हेड कोच एंड सिलेक्टर से है, वो उनको जो एतराज़ है वो इन दो शख्सियात से है। ये इनकी लड़ाई पीसीबी से नहीं है, उनकी लड़ाई जो है ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट हमें और जगहों पे भी तो दिखाई दे रही है। सरफराज को खुडे लाइन जैसे लगा के रखा गया पूरा द्वारा न्यूजीलैंड में। फिर जिस तरह से हम देखते हैं अजहर अली को अगर हटाना था कैप्टनसी से तो कोई आपने क्रिकेट कमेटी की मुशावरत नहीं देखी, कोई आपने बात। तो ये जो एक अप्रोच नजर आ रही है पीसीबी की, वो भी तो इसी अप्रोच की तकरीबन बात कर रहे हैं और पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मोहम्मद आमिर वकार यूनुस की कोचिंग में पहले भी खेलते रहे और अभी भी खेले हैं। वो ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आमिर वकार यूनुस की ये 5वीं बारी है पीसीबी में। मिसबाउल हक ने अपनी कप्तानी में भी इनको खिलाया। लेकिन अब मोहम्मद आमिर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो एक गलत मिसाल कायम करेंगे, नो डाउट बड़े अच्छे बॉलर हैं वो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलतियां हैं। आपने जो मिसाल दी सरफराज की, अजहर अली की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि क्रिकेट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ऐसी है जो डमी क्रिकेट कमेटी है, जहाँ लोग ऐसे बैठते हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और जो फैसले उस पे मोहर सब कर देते हैं। तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम आमिर का केस डिस्कस करें फराह, इसमें कोई शक नहीं, अगर उनके इख्तिलाफात जो है वकार यूनुस से है, मिसबा से है, तो उन्हें रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करने से पहले पीसीबी के आला ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, अपना मुद्दा बयान करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो मीडिया में आकर प्रेशर डालने की कोशिश करें। तो ये तो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हो गई ना कि फला होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, फला होगा। मुझे पता है, आप सही कह रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके बावजूद आमिर को डिसिप्लिन शो करना चाहिए ना। क्रिकेट तो जेंटलमैन गेम था, इन लोगों ने 2010 में इस जेंटलमैन गेम को पाकिस्तान के लिए दागदार बना दिया, तो आमिर को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये फरमाइएगा कि पीसीबी ने फौरी कह दिया कि जी ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय मोहम्मद आमिर। ठीक है, आप दुरुस्त बातें कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, कैसे करना चाहिए, आप कैसे एक सिस्टम है उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम इतना ख़राब क्यों है कि वकार यूनुस के खिलाफ हर सीनियर खिलाड़ी ने बात की है कि मेरा भी करियर वकार यूनुस ने तबाह किया, मेरा भी करियर वकार यूनुस ने तबाह किया। वही पीसीबी उस वकार यूनुस के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई इंक्वायरी ही क्यों नहीं करते?
देखिए हमजा, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ ताल्लुकात बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। और आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैं बता दूं कि जब जुलाई 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो थे वो इलेक्शन जीत गए, तो वकार यूनुस सिडनी से ऑल द वे आए इस्लामाबाद मुबारकबाद देने के लिए। और वकार यूनुस को जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि एक ने टिकट स्पॉन्सर किया था। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि वकार यूनुस जो है वो कितना 5वीं बारी ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो खुद बोर्ड को भी सोचना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर सिफारिशें, ताल्लुकात ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मामला खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। सर, पर यही मसला है ना, क्योंकि जब लॉबिंग करेंगे आप और जब हेड कोच एंड सिलेक्टर्स के लेवल के लोग जो वो भी लॉबिंग करेंगे एंड फेवरेटिज्म करेंगे और पसंद नापसंद पे चलेंगे, तो आपको मालूम है जिस शख्स में टैलेंट होता है उसमें एक प्राइड भी होता है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एवरी टैलेंटेड पर्सन हैज़ अ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो इतना फाइट करके ये लड़के आए होते हैं, अगर उन्होंने वही ज़लालत और ज़िल्लत सहनी हो तो वो इतना अपने मुआशरे, अपनी तबकात से निकलते हैं, गुर्बत सहते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं और फिर वो यहाँ तक एक स्टारडम हासिल करते हैं। फिर उन्हें कहा जाए तुम हो तो वही ना जो वहाँ से आए थे, तुम हो तो वही ना। तो सर ऐसे तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच जिसके साथ हम अपने स्टार्स को और अपने टैलेंटेड पर्सनस को डील करते हैं। सो इस अप्रोच को भी तो चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बारे में आज तक कभी कोई बात की ही नहीं गई। बड़ा ये बदकिस्मती है। मुझे याद है जब फ़खर जमान जो था वो वहाँ पर उसने भारत के खिलाफ फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने प्रोग्राम कंडक्ट किया था पाकिस्तान नेवी का, तो फ़खर जमान कितना हीरो बना हुआ था। उसके बाद से लोग बुरा भला कहने लगे। मतलब हमारे मुल्क का ये ट्रेंड है कि अगर हम अपने हीरोज को इज्जत दें, ये अभी से नहीं है, ये 1952 से जब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में आया, जब से आप देखें 1969 में हनीफ मोहम्मद जैसा ग्रेट बैट्समैन, उसको कहा गया कि 3 भाई टीम में नहीं खेल सकते क्योंकि उनके तीसरे भाई सादिक मोहम्मद ने कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, तो हनीफ मोहम्मद को रिटायर कर दिया गया। ज़हीर अब्बास रिटायर हो गए। बेशुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जो हमारे हीरोज हैं और उनका क्रिकेट कैरियर जो है बड़े मायूस कुन अंदाज से इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि हम अपने हीरोज को कैसे इज्जत दें। आप दीगर ममालिक की एग्जाम्पल ले लें, सचिन तेंदुलकर रुखसत हुआ, क्या जबरदस्त को फेयरवेल दिया गया, स्टीव वॉ को क्या जबरदस्त फेयरवेल दिया गया, अर्जुना राणा टुंगा को, अरविंदा डिसल्वा को, मुरलीधरन को। पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, आप देखें कि ये अब होम सीरीज़ होगी, यहाँ पर नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड में दे दिया गया इतने मुश्किल हालात के अंदर। आप क्या देखते हैं, कौन से लड़के हैं जिनको सिलेक्ट करना चाहिए? और दूसरा, बाबर आजम के पास प्लेइंग 11 खिलाने का इख्तियार, आप कितना अच्छा फैसला देखते हैं? देखें वही बात आ जाती है हमजा के इख्तियार जो है वो जो ऊपर वालों के पास होता है, निचले सतह पर नहीं होता। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन आपने बात की, हसन अली ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके चांसेस हैं कि वो पाकिस्तानी टीम में कम बैक करे। शान मसूद और हारिस सोहेल की तो छुट्टी होती नजर आती है। इमामुल्ला अनफिट हो गए हैं, उनका अंगूठा जख्मी है, पहले टेस्ट में नहीं होंगे। एक लड़का है सऊद शकील जिसने बड़े रन स्कोर किए और इज अ वेरी गुड बैट्समैन, उसको चांस मिल सकता है। इसके अलावा एक लड़का है कामरान गुलाम, लेकिन कामरान गुलाम जो है वो 7 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। इस दफा उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया, तो शायद उसको चांस दें। नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने बड़े आउट किए, शायद उसको चांस दे। फास्ट बॉलिंग के शोबे में मुझे लगता है कि ये मोहम्मद अब्बास को आराम कराएंगे, क्योंकि मोहम्मद अब्बास से जो है बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। तो तब्दीलियां तो मुतवक्के हैं, लेकिन ये पैनिक बटन नहीं दबाएंगे हमजा, ये बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि होम सीरीज है और हम घर के शेर हैं। साउथ अफ्रीका की टीम की इतनी आला परफॉर्मेंस नहीं रही है पास्ट में, तो अगर उसको देखते हुए तो हमें एडवांटेज हासिल होगा इस सीरीज में। विकेटें हमारी मर्जी की होंगी, हमारे बैट्समैनों के लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। उनका कप्तान क्विंटन डिकॉक अंडर 19 क्रिकेट में उनकी कप्तानी कर चुका है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है। फिर साबिक कप्तान फाफ डु प्लेसी उस टीम में है, कगिसो रबादा जो उनका बड़ा टॉप का बॉलर है वो उस टीम में, तो मुकाबला होगा मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा मिर्जा साहब, मुझे लग रहा है कि बाबर आजम को ये कह के कि टीम सिलेक्शन जो है ना बाबर आजम की मर्जी से होगी। एक और स्केप गोट हम तैयार कर रहे हैं कि जो कुछ होगा, पहले जो जाता था डायरेक्टेड होता था टुवर्ड्स पीसीबी एंड ऑफिशियल्स की तरफ कहेंगे अब तो इसने सिलेक्ट किया था, देखिए ना जो कुछ, और वो शराफत से आकर हमेशा की तरह कह देंगे आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, फॉर द थिंग्स आई हैव नॉट डन इवन।
ये बड़ा जेन्युइन सवाल किया फरा, आप बहुत रिसर्च करके और क्रिकेट पे लगता है कि आप बहुत ज्यादा गहरी निगाह रखे हुए, हम तो निगाह रखे हुए लेकिन आप लोग भी, हमजा और आप, बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुर्बानी का बकरा बनाता है, लेकिन उनका एहतसाब नहीं होता। जो इनको अपॉइंट करते हैं पीसीबी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, फाइनल अथॉरिटी चेयरमैन की है जो दस्तखत करके जो है अप्रूवल देते हैं, तो उनका एहतसाब नहीं होता, एहतसाब होता है निचले वालों का। और आप सही कह रही हैं, अजहर अली को देख लेना कि अजहर अली को उन्होंने कहा कि हमारा ये पूरे सीजन में कप्तान रहेगा, बीच में हटा दिया। सरफराज अहमद को अपने बाएं जानिब बिठाकर एहसान मानी साहब कहते थे यही हमारा कप्तान है, वर्ल्ड कप के बाद उसको हटा दिया। और हमारे यहाँ हर तरह मिकी आर्थर को बुलाया, उसको क्रिकेट कमेटी के सामने पेश हुआ, सब बातें हुई, वो बड़ा श्योर था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन उसको हटा दिया। तो आप बात सही कर रही हैं, लगाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए जो लगाते हैं। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ बात करें। तो जब क्रिकेट कमेटी के सामने मुशावरत भी ना की जाए ना कि अजहर अली को हटाना है कि नहीं हटाना, और बंद कमरों में फैसले कर लिए जाएं और वो फैसले जो हैं वो नाफिज कर दिए जाएं, तो ये वो रवैया है जो कि फिर इदारों को भी तबाह करता है, टीमों को भी तबाह करता है, कौमों का हाल भी ऐसा ही होता है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि फरा भी गुस्से में है क्रिकेट को लेके, कि वाकई मुझे कहती होती थी कि एवं इतना गुस्सा करते हो, सोबत का असर होता है ना। अब हमजा इतनी क्रिकेट देखते हैं तो मैंने कहा यार हमजा देखते हैं तो फिर मुझे भी देखना ही चाहिए, तो अब मैं हमजा के मुकाबले में क्रिकेट देख रही हूँ। नहीं, बहुत और बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है जो फरा ने उठाया। खैर फरा, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ बेहतर हुई हो। हमारे साथ रहे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोबारा से वापस आपकी तरफ आए हैं और वेलकम बैक कहेंगे आपको सेकंड हाफ में, और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की कायल हो गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत में 1.5% इजाफा होगा। रवा माली साल के पहले 6 माह में होम टेक्सटाइल की बरामदात में 16% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर कपास की पैदावार मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन। क्या आप जोड़ों और पट्टों के दर्द में मुब्तला हैं? उम्र की चौथी और 5वीं दहाई में अक्सर अफराद इस तकलीफ का शिकार। सर्द मौसम में हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ में इजाफा परेशानी का सबब बनता है। मुनासिब तर्ज जिंदगी, वर्जिश और मतवाजन खुराक तकलीफ से बचाए। सर्दी सर्दी और सर्दी, ये है मुल्क भर के मौसम का खुलासा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ, मैदानी इलाकों में धुंध के बादल। पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध में शदीद धुंध का वीकेंड पर भी इम्कान। वीकेंड पर सफर करने वाले एहतियात करें, महकमा मौसमियात की अपील। मशहूर सूफी हज़रत वासिफ अली वासिफ का 92वां यौम पैदाइश। वासिफ अली वासिफ की शख्सियत और रूहानी औसाफ और अदराक के मालिक थी। आपने अपने चाहने वालों को वुस्अत क़ल्ब व नज़र से नवाजा। नसरी तसानीफ में किरण किरण, सूरज, कतरा कतरा, कुलजुम, गुफ्तगू समेत मुतादिद शाहकार शामिल। जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है और बात कर लेते हैं मईशत के हवाले से कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की कायल हो गई है और बात हो रही है, ये अच्छी बात है। और तकरीबन वही इन्होंने भी प्रेडिक्ट किया जो पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ से हमें पहले ये मिली थी कि 1.5 का रेशो जो है वो कह रहे थे कि इस पे ग्रोथ होगी। सो रिपोर्ट में पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक जो है मुस्तहकम करार दिया गया है और मूडीज़ की इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत में 1.5% इजाफा होगा। और हुकूमती ताउन की वजह से पाकिस्तानी बैंक जो हैं वो भी मुस्तहकम है। और मूडीज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 2021 में महंगाई की शरह 8% रहेगी, जबकि दूसरी तरफ रवा माली साल के पहले 6 माह में होम टेक्सटाइल की बरामदात में 16% इजाफा हुआ है। और टेक्सटाइल की सनत का बराह रास्त ताल्लुक जो है कपास की पैदावार से है, लेकिन सूरत हाल आप जानते हैं पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क था। अब वो हम नीचे गिरकर तनज़्ज़ुली के बाद 8वां मुल्क जो है वो हो गए हैं, यानी हम मुसलसल डिटीरिएट कर रहे हैं। तो जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई के रूल के तहत हमारे पास धागा ही नहीं होगा, कॉटन ही नहीं होगी, तो हम कैसे इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बूम को और बूस्ट को जो है उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं। यूएस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान यानी 2020-21 के हवाले से पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार का तखमीना
63 लाख बेल्स जो है वो लगाया गया है। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो पैदावार 80 लाख बेल से 21% ये कम हो जाएगी। और आपको पता है बांग्लादेश और भारत के भी जो है ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान में धागा मौजूद नहीं होगा तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है कैसे उन ऑर्डर्स को पूरा करेगी, तकमील उनकी होगी, जबकि रवा माली साल के दौरान टेक्सटाइल सनतों की ज़रूरत का तखमीना 1 करोड़ 10 लाख बेल्स बताया जा रहा है। यानी जो हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे वो हम इंपोर्ट करने में वहीं पे तकरीबन बैलेंस करके तो हमारे हिस्से में जो आएगा, जो बिजनेस का एक सीधा साधा असूल है कि मुल्क के हिस्से में जो आएगा वो कुछ इतना नहीं हमें दिखाई देता। तो पैदावार में कमी की वजह गुज़िश्ता 12 साल में की निस्बत 12% कम रकबे पर फसल की काश्त है। लोग कपास काश्त करना ही नहीं चाहते, उसकी जगह कमाद, गन्ना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ लगाई जा रही क्योंकि वो कैश क्रॉप्स में आ जाती हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि उनके दाम मुनासिब मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हुकूमती पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मशियात खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू इस बरस जो है 9%, स्टेट बैंक के मुताबिक 1.5 से 2.5%, और आप मूडीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मूडीज़ और स्टेट बैंक जो है वो पास पास है और यही दुरुस्त है? इतनी सारी शरह हमारे पास आ गई हैं, किस पे यकीन करें? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, देखें ये अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी जो है अब नज़र आ रही है, और इसमें जो है जो नंबर ऑफ जो ग्रोथ रेट है एक्चुअली उसमें मेरा ख्याल में ये कोई बहुत बड़ा ग्रोथ रेट नहीं है कि आप जो है 1% करें या 2% करें, और ऑलमोस्ट सारे इदारे यही करें। तो देखिए 1 to 2% तो हमारी अब वो ठीक है, हम पेंडेमिक से बाहर आएँ और जल्दी बाहर आएँ, लेकिन 1 to 2% कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 1 to 2% का मतलब ये है कि आपकी महंगाई अगर 8% है और ग्रोथ 1.5% है या 2% भी लगा लें आप, तो 6% का गैप है कि 6% तक आपकी जो है महंगाई इस ग्रोथ से ज़्यादा, यानी कि लोग या जो एम्प्लॉयमेंट होगी या इसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ होगी इकोनॉमी में, लोगों को रोज़गार अगर मिलता है 1.5% 2% के हिसाब से, तो 8% तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, मतलब 6% एडिशनल कहाँ से पूरा करेंगे। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि ग्रोथ को बढ़ाया जाए, महंगाई को नीचे लाया जाए, या एटलीस्ट पास दोनों आ जाएं, ताकि जो है ग्रोथ अपनी जगह ज़्यादा, इनफैक्ट ग्रोथ ज़्यादा रहना बेहतर होता है, क्योंकि ग्रो अगर ज़्यादा से करेंगे तो नेचुरली हर चीज़ जो है वो बेहतर होगी, और ग्रोथ ही ग्रोथ को ड्राइव करती है। तो ये बहुत बड़ी एक एस्पेक्ट है कि ग्रोथ पे हमने बहुत काम करना है और महंगाई को नीचे लेके आना है। दूसरी बात ये कि मूडीज ने ये कहा कि 2022 में जाके आप 4.4% जो है वो आपकी शरह जो है वो नमू रहेगी, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि 2022 में जाके रहेगी। अब आज हमें चाहिए, यानी कि ये जो साल है बड़ा क्रूशियल है, आज हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आप लोग अभी जो बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट कि जी कॉटन जो है वो हमारी जो है वो 4 बड़ी इनफैक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारी पाकिस्तान में होती आई है दुनिया में, जिस पे हमने मनवाया भी है। वो है गंदम, वो है चीनी, वो है आपकी कॉटन और आपका चावल। ये 4 बड़ी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं आपकी, जिसकी ऊपर आप जो है वो रिलाय करते थे। आज उसी में ही, यानी कि ये 75% प्रोडक्शन थी आपकी वैल्यू वाइज एग्रीकल्चर की, आज उसी पे ही आप जो है डिटेरियोरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। तो आप ये देखते ना, ट्वीट्स आजकल आ रहे हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स ट्वीट करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, और एक्सपोर्ट हमारी 16% बढ़ गई, 18% बढ़ गई, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी अगर आपके पास एग्रीकल्चर की बैकबोन नहीं होगी, क्योंकि वही तो आपको फीड करती है मैन्युफैक्चरिंग में। टेक्सटाइल वाले कॉटन नहीं लेंगे, अगर इंडिया से कॉटन खरीदेंगे 2-3 अरब डॉलर की, या बांग्लादेश आज जो एक्सपोर्ट उसके ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं के पास जाके अगर कॉटन लेकर आते हैं इंडिया से या बांग्लादेश के साथ ये चीज करते हैं, तो नेचुरली हमारे जो है नेट बेनिफिट जो है नहीं होगा। तो हमें थोड़ी सी पॉलिसी करेक्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट की तरफ काम करना है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को हैंडल करना है। मूडीज का आउटलुक बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, बट मोमेंटम कैसे हम रियलाइज करेंगे, कैसे उसको पॉलिसी में कन्वर्ट करके एक्चुअली उसके बेनिफिट कैसे आएंगे, ये हमारा काम है करना। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव आउटलुक है, बट काम करने की बहुत जरूरत है, और वो काम आपको होता दिखाई देता है। इसलिए कि जैसे हम कह रहे हैं, काश्त के अपने सीजन होते हैं, उस वक्त तक अगर कॉटन पॉलिसी आएगी तो लोग उसको काश्त करेंगे ना। अगर आपको कपास का मौसम गुजर जाए काश्त का और आपने अभी तक कोई पॉलिसी ना दी हो, तो लोग क्यों वहाँ पे कपास काश्त करेंगे, उन्हें क्या इंसेंटिव मिलेगा? हुकूमत इन मामलात से लाताल्लुक क्यों दिखाई देती है? चावल की आपने बात की, चावल आज तक हमने डोमेस्टिक अपनी प्रोडक्ट के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं की, जो कि हमें ज़रूरत है GSP उसके ले जाने के लिए, जहाँ पर कि हम इंडिया के साथ फाइट कर रहे हैं कि हमारी भी जो है ना इंडिजिनस प्रोडक्ट। जब भारत गया तब हमें याद आया। तो ये तमाम मामलात में ये क्यों डिस्कॉर्ड है हमारी पॉलिसी में? हम अनअवेयर हैं, या नाअहली है, या नालायकी है, या करप्शन है? अगर ये मैं कहूँ कि आपने जितने ये वर्ड्स लास्ट में बोले हैं, इसमें मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स जो है वो एक्चुअली रियल हैं। तो मेरे ख्याल में यही है, क्योंकि देखें गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, हमने प्लानिंग उस तरह से नहीं की। गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, देखें ये जो सेटअप है ये फायर फाइटिंग में आज भी लगा हुआ है।
ये आज भी इंगेज्ड है ऑपोजिशन के साथ, ये आज भी इंगेज्ड है मीडिया की नैरेटिव या जो भी नैरेटिव क्रिएट होता है ऑपोजिशन का या किसी का भी, उस नैरेटिव को जो है वो उस नैरेटिव को हैंडल करने में, उस नैरेटिव को जस्टिफाई करने में लगे हुए। अगर हम ये करें कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सामने रखें कि जी स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है, फिस्कल इश्यूज क्या हैं, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात एक्सपेंडिचर्स कैसे कम किए जा सकते हैं और किस तरह से एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट किया जा सकता है। आप यकीन करें इंडिया की तरफ देखें, एग्रीकल्चर में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, चाइना की तरफ देखें, उनकी फूड सिक्योरिटी का मसला बन रहा है, वो सीपैक के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं एग्रीकल्चर को जो अपलिफ्ट करने के लिए। देखिए ये हमारा काम है ना कि हमारे पास अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे नेचुरली हम जाया करते रहेंगे, पूरी दुनिया आगे चली जाएगी। आज कॉटन में हम 8वें नंबर पे आ गए, तो अगले जो है वो 2-4 सालों में तो हम ये, अगर ग्रोथ रही, प्रोडक्टिविटी नहीं रही, अगर आपकी जो है वो यील्ड नहीं इंप्रूव हुई, इंडिया नेक्स्ट डोर आपकी देखें कितनी यील्ड इंप्रूव कर चुके हैं, आप नहीं कर रहे, तो देखिए साफ सी बात है गवर्नेंस के इश्यूज हैं, कॉम्पिटेंस के प्रॉब्लम्स भी नेचुरली हैं। हमें बैठ के रियलाइज करना है कि ठीक है गलती को मानना है, हम नहीं प्लान कर सके, 30 सालों में भी नहीं कर सके, 10 सालों में भी नहीं कर सकते, अभी 2.5 सालों में भी नहीं कर सके। लेट्स एक्सेप्ट दिस और आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल रियलिटी चेक के साथ चलते हैं, ग्राउंड पे गए। छोटी छोटी चीजों को जो है हम बस ट्वीट करके या खुश करके हम उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, एक आम आदमी सफर करता रहेगा, महंगाई में भी इजाफा रहेगा, ग्रोथ भी कम रहेगी, हमारा पोटेंशियल अनलॉक उस वक्त तक नहीं होगा जब तक रियलाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन रेट का और महंगाई का आप जिक्र करें खुर्रम शहजाद साहब, आम आदमी सबसे ज़्यादा कंसर्न इसी एक चीज़ को लेकर है कि महंगाई कितनी हो जाएगी। अगर हम इन सब रिपोर्ट्स का मजमुआ जो है उसको इकट्ठा करें, उसकी एवरेज निकालें, तो यही पॉलिसीज़ जो अब हुकूमत जो है जिनको फॉलो कर रही है, ट्वीट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो ट्वीट सामने आ रही है, महंगाई कितने अरसे में आपको कम होती नज़र आ रही है? क्या अगले साल, उससे अगले साल कुछ कम होना शुरू हो जाएगी? देखिए बात वही है कि सप्लाई चेन कितनी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन में अगर इन्वेस्टमेंट होती है, लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है मार्केट्स में चेक्स रखती है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करती है कि मार्केट में कैसे जो है प्रोडक्शन से लेकर आड़ती से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेल तक कैसे प्रोडक्ट आती है, उस पर चेक लगती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि प्राइस को कैसे चेक्स प्राइस पे रखे जाए। इन्वेस्टमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्राइस चेक्स पे, ये 5 बेसिक्स हैं। इस पे ध्यान दें, इस पे ध्यान देंगे। और जैसे हमने याद है उस दिन एक बात की थी, आपने क्वेश्चन किया था कि जी पॉलिसी कहाँ से स्टार्ट हो, मैंने कहा था पॉलिसी सबसे गरीब तबके से स्टार्ट हो। आप वहां से स्टार्ट करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा मसले कहाँ पर हैं, क्या आपने पॉलिसी बनानी है। और उस एक गरीब तरीन इंसान के लिए अगर हम पॉलिसी बनाएंगे और उसको बेनिफिट होना शुरू हो गया, तो उससे ऊपर तो सारे जो है वो बेनिफिट करेंगे नेचुरली। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए मुझे महंगाई लगती है कि ज्यादा ही रहेगी, मतलब 7-8% के करीब रह सकती है। बट फूड जो है ना, फूड ही मेन कल्प्रिट है। फूड को नीचे ले आए, महंगाई में कोई इजाफा नहीं होगा। फूड को जो है हमें एड्रेस करना है कि बेसिक कमोडिटीज की अवेलेबिलिटी कितनी इंश्योर करनी है, उस पर कोई मैनिपुलेशन ना हो मार्केट। बिल्कुल सही खुर्रम साहब, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में 5.8 की लेवल पे भी शरह नमू रही थी। अब जो हम कंपैरिजन करते हैं कोविड, हम कहते हैं कोविड से हम जल्दी निकल आए हैं, लेकिन हम कंपैरिजन जो है वो इन्हीं 2 सालों का आपस में ही करते रहते हैं। पिछले साल इतना था, अगले साल इतना हो गया, तो वो जो हमारा एक लेवल था 5.8, क्या हम सोच सकते हैं कि हम उसको भी हिट कर सकते हैं? अब जबकि टेक्सटाइल बूम की बात की जा रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बूम की बात की जा रही है, क्या ये हमें उतना बूम देंगे कि हम समझें कि हम उस लेवल तक पहुँच पाएंगे कभी? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। कंस्ट्रक्शन हम ये समझ रहे हैं कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन खास तौर पे कि वो बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमी को जो है ना वो टर्न अराउंड दे देगी। देखिए टू सर्टेन एक्सटेंट तो पुश मिल सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है या रेजिडेंशियल जो है वो कंस्ट्रक्शन में ओपन अप करना या एमनेस्टीज देना है, ये फंडामेंटली तो ठीक नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको बूस्ट मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको प्रोडक्टिव एसेट्स को जो है ना वो यानी कि पैसे को प्रोडक्टिवली यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे जी आप घर बना लें, तो देखिए अगर आप अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे ना, अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि हम कमाना ज्यादा शुरू करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो वो कमाने से मेरी अगर अर्निंग बढ़ेगी तो मैं अपना घर नेचुरली लूंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी होगी घर होगा, गाड़ी होगी, फैमिली को सपोर्ट है, तो ये तो नेचुरल एक आउटकम है ना। तो हम कंस्ट्रक्शन को एज एन आउटकम लें, ज्यादा बेहतर है, या फिर कमर्शियल में जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आए और रेजिडेंशियल में लेकर आए, बट वो नेचुरल एक उसका जो है वो रिजल्ट होगा। उसको मेरे ख्याल में बूस्ट करने से या उस पर फाइनेंसिंग अवेलेबल करना तो ठीक है, बट मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट होती है या रियल एस्टेट में जो भी फंड्स आते हैं वो लीज प्रोडक्टिव समझे जाते हैं और स्पेकुलेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि ठीक है 40 इंडस्ट्रीज तो बन सकती हैं, चल सकती हैं उससे, लेकिन कमर्शलाइज करना चाहिए उसको, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए उसको, ताकि इनसे एक आम पाकिस्तानी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़े
कमाने लायक ज्यादा हो, उसके पास नौकरी अच्छी है, उसके पास बिजनेस बेहतर हो, नेचुरली आउटकम उसका जो है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो तो उस पर मेरे ख्याल में उससे शुरू करना बेहतर नहीं है, उसको उसका नेचुरल आउटकम ठीक रहेगा। हाँ, ये हो सकता है गवर्नमेंट PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल लेवल पे भी, इसको स्पीड अप करें। प्रोडक्टिव अपने जो कर्जाजात गवर्नमेंट लेती है प्रोडक्टिव एरियाज में लगाए, उसको प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करे, उसको सिर्फ कर्जे वापस देने पे ना लगाए, तो नेचुरली इकोनॉमी में आपका पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। हमें 6% की ग्रोथ चाहिए, 6% की ग्रोथ चाहिए अपनी जो है वो यंग जनरेशन को कंटेन करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। परम शहजाद साहब हमारे साथ थे। और घर पे सफेदी हम आखिर में कराते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे होते हैं, तो जब खाने पीने के पैसे नहीं पूरे होंगे तो घरों पे सफेदी और घरों की कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी इंसान नहीं सोच सकता, सिवाय उसके जिनको एमनेस्टी दी गई है, जिन्होंने अपना ब्लैक मनी जो है वाइट करना, उनसे पूछा नहीं जाएगा। हम अगले एक इशू की तरफ चलते हैं जो आज सर्दियों में ना हर एक को महसूस होता है, और अगर आपको भी जोड़ों और पट्ठों में दर्द होता है तो यकीन करें कि आप अकेले नहीं हैं, और यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में हैं ऐसे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ लोग बता नहीं रहे होते, कुछ लोग बता रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, दर हकीकत उम्र की चौथी और पांचवीं दहाई में अक्सर अफराद इस तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। दर हकीकत उम्र बढ़ने के साथ हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके बाद जोड़ों का जो दर्द है वो लोगों को अपना शिकार बनाता चला जाता है। हाँ, सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे हड्डियों और जोड़ों की पट्ठों की तकलीफ़ें जो हैं इसमें बहुत इजाफा हो जाता है, और जो अजियत और परेशानी का सबब बनता है, जितने लेने में भी मसला होता है, फ्रीज हो जाते हैं। मैं चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे पता है शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, नेक फ्रीज हो जाती है, सर्वाइकल्स के इश्यूज आ जाते हैं, कमर के मसले आ जाते हैं, मुख्तलिफ पट्ठों के इश्यूज आ रहे होते हैं। और ये मसले जो हैं ये एज बाउंड नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बूढ़े हों। अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है तो, और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है और आपकी लाइफस्टाइल भी इसी तरह का है, तो फिर आप तैयार हो जाएं, लेकिन इनसे बच सकते हैं आप। और यही बताने के लिए हमने आज ये टॉपिक रखा है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्क के मारूफ ऑर्थोपेड सर्जन डॉक्टर उमर आदिल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की ये शख्सियत जो है ये बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इससे तारुफ नहीं, क्योंकि हम इनको एक मीडिया पर्सनैलिटी के तौर पर जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वेरी गुड मॉर्निंग, और बताइएगा कि ये जो दर्द है पट्ठों का, घुटनों का दर्द और जिस्म में हड्डियों का दर्द, ये हम में क्यों इतना ज्यादा है, और इसके लिए क्या किया जाए कि इससे बच सकें? फरा और हमजा मैं कर्ज करूँ आपको, हर साल सर्दियों में वाक़तन हमारे पट्ठे बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, लोगों को दर्दें ज़्यादा रहती हैं। मगर इस साल इसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कोरोना है। हम समझते हैं कोरोना सिर्फ आपके लंग्स के ऊपर वार करता है, ये नहीं सोचते कि इस वबा की वजह से कितने ही लोग हैं जो घरों में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। लोगों ने जिम जाना छोड़ दिया, लोगों ने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी, वॉक पे जाना छोड़ दिया, और उसके अलावा एक मुस्तकिल परेशानी है कि जो लोगों को इस वबा की वजह से है। इन तमाम चीज़ों ने मिलकर एक ऐसा सिनेरियो बनाया है कि वो जो सर्दियों के साथ रिलेटेड जॉइंट स्टिफनेस और पेन थी, वो इस दफ़ा 2 चंद नहीं 10 चंद हो गई है, और इसके बारे में गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा लोगों को एक बात समझाता हूँ, आप में से अल्लाह ना करे बहुत कम लोगों को कोरोना बीमारी होगी, मगर कोरोना द एपिडेमिक वुड इन्फ्लुएंस एवरीबडी। और इस बारे में बात कोई बंदा गौर नहीं करता कि मुझे कोरोना हुए बगैर भी मैं कोरोना का शिकार हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले रोजाना जिम जाते थे। मैंने आज खास तौर पे यकीन कीजिए अपने जिम के कपड़े नहीं उतारे, एंड दिस इज लाइक अ मैसेज। मेरी उम्र पे मैं अभी भी रोजाना सुबह सबसे पहले अपने जिम जाता हूं तमाम SOPs के साथ, ताकि मेरी अपनी हड्डियां दर्द ना करें, मेरे जोड़ चलते रहें और मेरा एनर्जी लेवल कम ना हो। कोरोना से बचना तो जरूर है, मगर कोरोना से बचते बचते बाकी बीमारियों का शिकार हो जाना यकीनन एक घाटे का सौदा है जो हमें नहीं करना। मेरी बात पे जरूर गौर कीजिए। एक तो पहली बात यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब सर्दी आती है हमें इंतजार बहुत होता है सर्दी का, मगर हम सर्दी का एहतमाम नहीं करते। अजीब व गरीब कौम है हम। हमारे पास वाज़े मौसम है। वाज़े मौसम का मतलब है हर मौसम को एंजॉय करना, उसका लुत्फ उठाना। और मैं समझता हूं कि अगर आप मुनासिब तरीके से अपना ख्याल करें तो किसी मौसमी बीमारी का आप शिकार नहीं होंगे। क्या करें डॉक्टर साहब बताइए? घर में हीटर चलाते हैं, उससे बहुत बेहतर नहीं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये है खुराक। मैं इसलिए खुराक कहता हूं, यू आर वॉट यू ईट। फरा हमारे यहाँ मौसमी खाने इसलिए होते हैं, मौसमी फल इसलिए होते हैं, मौसमी सब्जियां इसलिए होती हैं कि अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें तमाम मौसमों की बीमारियों का एक पूरे का पूरा फार्मास्यूटिकल साथ दिया होता है। किसका दिल नहीं करता कि जब सर्दियां आए तो मज़ेदार गर्मा गर्म पाए पके, मछली ज़्यादा खाई जाए, यखनी ज़्यादा खाई जाए, हरीसा पकना शुरू हो जाए। अभी आप इस सेगमेंट से पहले जिक्र कर रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई और फूड की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। खुदारा किसी वक्त इस कौम को बताइए कि अच्छा खाना और मौसमी खाना अभी भी बेइंतहा अच्छा है।
कल मेरे यहाँ जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं और मेरी ज़िंदगी को आसान करते हैं, मैं तो हमेशा अपने बच्चों से भी बेहतर अपने मुलाजमीन को समझता हूँ। शायद मेरे बच्चों ने मेरी इतनी खिदमत नहीं की जितने मेरे मुलाजमीन करते हैं। कल उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आज हम सर्दी है और धुंध है, हम मुर्गी के पंजे पका रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि जब उस बच्ची ने मुर्गी के पंजों का शोरबा पकाया और उसको मैंने थोड़ा सा खाया तो मुझे पता चला कि कितनी अच्छी सस्ती चीज़ें भी हैं कि जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब वो जो आप लोग कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, डॉक्टर साहब हमें तो पायों से रोक दिया गया, हमें कहा गया देसी घी ना खाएं, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमें कहा गया ऑयल्स जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो आप जिन चीज़ों की बात करें तो सबको देसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे हमें रोक दिया गया। जी अच्छा, फरा सादिया जो थी ना बच्ची हमारी, वो बहुत साल पहले डॉ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई थी। तब वाकई कोलेस्ट्रॉल वाज द एनिमी। मगर अब जबकि फरा भी बड़ी हो गई और हम भी बड़े हो गए तो कोलेस्ट्रॉल इज नो लॉन्गर द एनिमी। आज तमाम मेडिकल फैकल्टी इस बात पे मुत्तफिक है कि सबसे अच्छा कुकिंग मीडियम या बटर है या देसी घी। मैंने शुक्र है अपनी ज़िंदगी में कभी देसी घी खाना नहीं छोड़ा और देसी घी खाते हुए भी अपना वजन बहुत कम किया। फरा इस बात की शाहिद हैं और गवाह हैं। कहने का मतलब यह है कि लेटेस्ट जो एडवाइस है डॉक्टरों की वो लीजिए। बुनियादी खाने दुनिया के बेहतरीन खाने हैं और उन जैसी कोई और चीज़ नहीं है। दूसरी मैं एक बात आपको अर्ज करूं जो बहुत अहम है, ग़िज़ा के बाद रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ घर में रह के भी डिप्रेस होने से बहुत बेहतर है। मैंने देखा फरा और हमजा बेटा कि सारी दुनिया ने पता है ये साल किस तरह गुजारा है, काउचेस पे लेट के नेटफ्लिक्स की सीरीज को 6-6, 8-8 घंटे मुस्तकिल देख के। भाई एक शख्स जो 8 घंटे लेटा हुआ एक स्क्रीन के अंदर देख रहा है उसकी सेहत तो वैसी तबाह हो गई। कोरोना से बहुत पहले वो कोरोना का शिकार हो गया, बाकी बीमारियां हो गई। सबसे पहली बात है कि आपने जोड़ों के लिए अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखना है, ऐसी ग़िज़ा जो कि बहुत उम्दगी के साथ आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम चीज़ें पैदा करे जो इन बीमारियों से बचने का हौसला पैदा करे। दूसरी चीज़ आपकी जो सप्लीमेंट्स हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम में सबको बताना चाहता हूँ, काइंडली विटामिन डी का टीका पिए हर महीने। जो भी टीका आपको मिलता है टीका पिए विटामिन डी का। विटामिन डी अब सिर्फ एक विटामिन नहीं है बल्कि एक हार्मोन है। ये वो हार्मोन है जो आपके इम्यूनोसाइट्स यानी कि मुदाफ़ियाती सेल्स के लिए एक हार्मोन का दर्जा रखती है, उनको अप रेगुलेट करती है। और मेरे ख्याल में किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा विटामिन सी जरा देखिए, एक दफा बाहर जाके देखें, खुदा की कसम जन्नत के मेवे यहाँ पे 100 रुपए किलो या दर्जन मिल रहे हैं। कैसा कैसा संतरा, कैसा कैसा किन्नू, कैसा कैसी मौसमी, कैसा कैसा माल्टा हमारी सड़कों पे बिखरा हुआ है। हम लोग शुक्र करना नहीं जानते, हमें शिकवा और गिला बहुत आता है। यकीन कीजिए विटामिन सी ऐसे बिक रहा है इस वक्त, ऐसे मिल रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद जी डॉक्टर साहब, घुटनों का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा है, खुसूसी तौर पर खवातीन के अंदर। और फिर लगता ही है कि पट्ठों का दर्द भी, पट्ठों का दर्द भी डॉक्टर साहब, ये एक तो है ना जो हड्डियों का, जोड़ों का, पट्ठों का दर्द, जैसे हमजा कह रहे हैं घुटनों का दर्द और नी रिप्लेसमेंट कह देते हैं आप लोग, और फिर ये कि जेनेटिकली चल रहा है हमारे में, और पट्ठों का दर्द भी, यही हम सब कह रहे हैं। बिल्कुल फरा, हम हर एक को नी रिप्लेसमेंट नहीं कहते, मगर हाँ घुटने जो हैं इंसान को आजिज कर देते हैं, आजिज कर देते हैं। अरे मेरी ज़िंदगी में ऐसी सी ख़वातीन हैं जिनकी मैंने जवानी देखी हुई है। खुदा की कसम 6 इंच की बारीक हील पहन के ऐसे चलती थी कि जैसे एक दफ़ा भी कदम या कमर डगमगाती नहीं थी। आज वही ख़वातीन जो किसी ज़माने में कताला आलम थी मेरी मरीज़ा बन के आती हैं तो यकीन करें फ्लैट जूती के अंदर भी उनसे पाँव पूरी तरह पड़ता नहीं है और बैलेंस अपना मेंटेन नहीं कर सकती। मैं पहले आपके सवाल नी का जवाब देना चाहता हूँ। फरा, नी के लिए बहुत से नॉन ऑपरेटिव इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो ग्रीस या जो जेली होती है, उसका अब एक टोटल मैन मेड वर्जन आ चुका है जिसे हम कहते हैं हायल यूरोनिक या सोडियम हायल यूरोनेट। उसके बहुत सारे टीके हैं जो लुब्रिकेंट के इंजेक्शंस हैं, और अगर ये भी सही वक्त पे, सही तरीके से, सही वक्फे से लगाए जाएं तो आपका आर्थराइटिस बहुत डिले हो जाता है या कई दफ़ा ठीक भी हो जाता है। उसके अलावा आपने सुना होगा अब बहुत सारे लोग घुटने के लिए पीआरपी कर रहे हैं। पीआरपी का मतलब क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही के खून में से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करके आप ही के घुटनों में लगाया जाता है जिससे रीजनरेशन शुरू हो जाती है। ये वही पीआरपी है जो मॉर्निंग शोज के अंदर झुर्रियों वाले चेहरे और गिरते हुए बालों की स्कैल्प में लगाया जाता है। हाँ फरा, कभी कभी मॉर्निंग शो को भी याद करना चाहिए। आप साल हमारा साथी, बिल्कुल, आई लव इट सर, आई लव इट, लव इट। पीआरपी जो है
आई बिल्कुल फरा, लेकिन मैं अब एक सारी बातें इस वक्त हमारी अपनी हो रही, ज़ाती तौर पे मैंने आपको बहुत बहुत मुबारक देनी थी। एक बहुत अच्छे चैनल पे एक बहुत उम्दा प्रोग्राम कर रही हैं और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। ये मेरा दिल जानता है कि मैं किस दिल से कह रहा हूँ। बाहर तौर ये हमजा नया बच्चा है, ये हमारी बातें क्या समझे। हाँ हमजा, कुछ सवाल का जवाब दो। आपने हमजा मुझसे भी पूछा था कि भाई पट्ठों का दर्द। अच्छा, पट्ठों का दर्द मैं आपको ये बताऊँ आपको क्या बेटा जी, फाइब्रोसाइटस बहुत बड़ा हुआ है। फाइब्रोसाइटस कंधे के पीछे इस जगह पे जहां मैं अपना हाथ लगा रहा हूं, इतने लोगों को इस वक्त ये दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उससे बाजू कमजोर हो जाता है। अल्लाह ने एक मैकेनिज्म बनाया है, वो जोड़ जो कि आर्थराइटिस का शिकार है उसके इर्द गिर्द के सारे पट्टे स्टिफ हो जाते हैं ताकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो। ये एक पॉजिटिव फीडबैक है बॉडी का कि जहां पे जोड़ बीमारी का शिकार है उसकी मूवमेंट को कम करने के लिए, ताकि तकलीफ ज्यादा ना बढ़े, पट्टे स्टिफ हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये पट्टे स्टिफ अपनी अलग एक बीमारी है। दिस इज एक्चुअली अ टोटली नेचुरल रेमेडी ताकि मूवमेंट उसकी कम हो। तो डॉक्टर साहब सेकते हैं लोग, समझते हैं कि शावर में, डॉक्टर साहब शावर में गर्म पानी डाल के खड़े रहते हैं हम लोग कि उफ़ल्ला थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, या सेक रहे होते हैं, या मुख्तलिफ ऐसे वो हॉट टॉवल्स एंड वगैरह वगैरह की रेमेडीज, ये इफेक्टिव है, करनी चाहिए? जी देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आपने शावर की बात की। कसम से मैं समझता हूँ कि गर्म शावर अल्लाह की एक नेमत है। फरा मैं तो कसम से, मेरा दिल जानता है कि मैं हर वक्त उसका शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन जब सुबह सुबह नहाने के लिए गर्म शावर के नीचे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मौला तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूँ। गर्म पानी इस मौसम में और शावर जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ता है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर हॉट फॉर्मेंटेशन की शक्ल कोई नहीं बनती। मुझे जिस दिन दर्द होती है मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि गर्म नहाता हूँ। गर्म पानी से नहाने के बाद आधी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और मैं भी लोगों को ये कहूँगा कि अगर मुमकिन हो तो कम अज़ कम रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के ज़रूर नहाएं। लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं नहाते। जिस्म आपका खुलता ही तब है जब उस पर गर्म पानी पड़े, और गर्म पानी से आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पॉजिटिव होती हैं आपके मसल्स के लिए। दूसरी एक बात आपको छोटी सी बताऊँ, हमारे ज़माने में जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग एक खास किस्म के मेडिकेटेड प्लास्टर होते थे जो दर्द वाली जगह पे लगाते थे। वो बहुत सस्ती सी चीज़ है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता इसलिए कि मैं यहाँ पे कोई इश्तिहारबाजी करने के लिए नहीं आया। वो एक इंतहाई इफेक्टिव चीज़ है कि आपने नहा लिया, उसके बाद आपने जिस्म के उन हिस्सों में जहाँ पे दर्द ज़्यादा है प्लास्टर्स लगा लिए जो 24 घंटे के लिए काफ़ी होते हैं। उनमें से हीट और मेंथॉल निकलती है जिसकी वजह से आपकी दर्दों में कमी होती है। दर्द का इलाज दर्द की गोली नहीं है, क्योंकि दर्द की गोली बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा करती है फिर जिनका इलाज करना पड़ता है। हमारे यहाँ दर्द की गोलियां बेदरेग इस्तेमाल की जाती हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारा मैदा, हमारी इंटेस्टाइन, अल्सर्स, हमारे गुर्दे और हमारा जिगर सब इनसे खराब होते हैं। आखिर जो दवाई आप खा रहे हैं, जो सॉल्ट आप खा रहे हैं, उसको निकालना तो आपके गुर्दों नहीं है और उन गुर्दों पे भी उनका असर होता है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तादाद एनाल्जेसिक यूरोपैथी की है या नेफ्रोपैथी की है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं। और एक आपको बात बताऊं, ये तो सब लोग जानते हैं कि हम बहसीयत कौम तेजाबियत के मारे हुए हैं। उसके ऊपर जब हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज इस्तेमाल करते हैं तो उनका बहुत बड़ा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारी तेजाबियत मजीद बढ़ती है और उसके बाद अल्सर्स हो जाते हैं, बदहजमी हो जाती है। और जब बदहजमी हो जाए तो फिर 100 बीमारियों की एक बीमारी आपको हो गई और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिर जाती है। मैं दोबारा एक दफा सिर्फ सम अप करूं, अगर आप इस मौसम का मुकाबला करना चाहते हैं, एक तो इस मौसम से मुफाहमत कर लें, इस मौसम को मोहब्बत करें, इस मौसम का एहतमाम करें। जिसका भी एहतमाम करेंगे वो आपके लिए दोस्त बन जाएगा, दुश्मन नहीं बनेगा। एहतमाम कैसे करना है? सही कपड़े पहनने हैं, वर्जिश करनी है, सही खुराक खानी है, वो सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं। जैसा मैंने जिक्र किया, विटामिन डी और विटामिन सी। दवाइयों से थोड़ा सा पीछे रहिए। दवा दर्द का इलाज नहीं है, दर्द का इलाज दिल की हालत है, उसको बदलने की कोशिश कीजिए, एटीट्यूड बदलें। और एक बहुत बड़ा चैलेंज, अरे भैया मैं आपको एक बात बताऊं, जब एटीट्यूड बदल लिया तो जहन्नम भी जन्नत बन जाएगा, और अगर एटीट्यूड गलत होगा तो जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। मैं ये बिल्कुल बात जायज कह रहा हूं और मेरा ये आजमूदा नुस्खा है और मैंने जिंदगी के हर मौके पे से इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर आदिल। जो रिवायती उनकी एक फसील बयानी है, उसके साथ उन्होंने आज हमें जोड़ों के दर्द और पट्टों के दर्द के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज रह नहीं गई जो कि उन्होंने एड्रेस नहीं की। और बड़ा आसान है, उन्होंने बताया कि अगर हम एक चीज पर, एक बात पर अमल करना शुरू करते हैं, अपनी एक रूटीन बना लें तो बहुत आसान है। और अगर खुदा न खास्ता फिर हम बीमारी में मुब्तला हो गए फिर बहुत मुश्किल। अच्छा, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, आपको पता है हाथी कितना डील डॉल होता है, कितनी जसामत होती है उसकी, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। क्यों?
क्यों? उसकी जिस्म के अंदर विटामिन सी खुद ब खुद सिंथेसाइज होता है और विटामिन सी का प्रॉपर इनटेक दिल के दौरों, ये आपकी जो नालियों के शरियानों में जमना, कोलेस्ट्रॉल का जमना, इन तमाम चीज़ों के लिए नेचुरल रेमेडी है। सो विटामिन सी की जितनी प्रिस्क्राइब्ड है ना, और हमारा जिस्म नहीं बनाता, हमें बाहर से लेना पड़ता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। तो लीजिए ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये जवाब देने लगा था वैसे फरा को, क्योंकि कोई चेक नहीं करता। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हर दौर में ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानियत के, जिसे कहते हैं, जख्मों पे फहा रखते हैं, मरहम लगाते हैं और उस तरह से वो हमारे दिल, रूह, जहन, तमाम चीज़ें जो है तस्खीर कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे एक ऐसी शख्सियत की आज हम आपसे बात करने लगे हैं, मशहूर सूफ़ी शायर और अदीब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का आज 92वां यौम पैदाइश है। हमजा, मुझे इनका एक कोट जो है उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी और वो मतलब वो कुरानिक हमारी तालीम भी यही है और वो उसको उन्होंने अपने अल्फाज में इस तरह से कहा, अता में ख़ता का सवाल होगा जी, यानी हमसे उसी चीज़ का सवाल होगा जो अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, जो हमारे इख्तियार से बाहर है, उस पे से हमारा सवाल नहीं होगा। तो जो हमारे इख्तियार है उस पे हम देखें हम कितना बिल्कुल ऐसे ही है। फरा, अगर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बात कर ली जाए तो अगर अभी तक मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, आपका इनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से, यानी कि उनकी तसानीफ़ मौजूद है, इतनी खूबसूरत से आसानी से उन्होंने बातें कर दी, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज पहला दिन हो सकता है कि आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की जानिब जो है एक कदम बढ़ाइए, तमाम कदम वही बढ़ाएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत छोटा था, गुलशन रावी में एक डॉक्टर साहब थे, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, तो जब वालिदैन हमें लेके जाया करते थे ना भाइयों को वहाँ पर चेक करवाने के लिए, तो वो ना वासिफ़ साहब के बड़े मानने वाले थे, तो वासिफ़ साहब की कोटेशंस वहाँ पर लगी होती थी, उन्होंने ना बड़े साइज़ में लगाई थी, तो मुझे लगता था पता नहीं कौन शख्सियत है, कौन शख्सियत है। तो उधर से एक ऐसा हुआ, जब कॉलेज में आए तो किताब पढ़ी हुई थी, देखी पहली दफ़ा, उधर से वासिफ़ साहब को लिया और आज तक वासिफ़ साहब जो है वो हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल सही। सो अशफाक अहमद, वासिफ़ अली वासिफ़, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि हमें ज़िंदगी की मुश्किल गुत्थियों को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। सो 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए थे और इनकी शख्सियत रूहानी और साफ़ और अदराक की मालिक थी, जिन्होंने अपने चाहने वालों को वुस्अत क़ल्ब व नज़र से नवाजा। यानी ये सही देख लेना कि मोहब्बत और खुशी देने से मिलती है। ये आप अगर चाहें कि हासिल कर लें, छीन लें, नहीं मिलती, देने से ये चीज़ें जो है मिलती हैं। मैं तो इसमें इज्जत भी शामिल कर लेती हूँ ना, कि मोहब्बत, खुशी और इज्जत, ये चीज़ें जो बांटने से, देने से। ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, इतने ब्यूरोक्रेट्स, जज साहिबान हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के जो है ना उनके पास बैठते थे और वो क्या फिर मामलात होते थे। हम बात करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। कासिम अली शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है आइडियलाइज़ करते हैं, उनको मुर्शिद मानते हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप उनको मुर्शिद मानते हैं? देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो लिखें, बोलें और कहें और उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनका लिखा हुआ, बोला हुआ पढ़ा जाए, सुना जाए और दाद दी जाए। यानी एक शख्स जो आज से 30 साल पहले दुनिया से जा चुका है, उसका कलाम, उसकी किताबें, उसकी कैसेट्स, उसकी बातें, उसके तज़किरा, उससे जुड़े हुए लोगों से अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे एक ऐसा शख्स था जिसने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। अब इसमें दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक वासिफ़ साहब की शख्सियत और दूसरा वासिफ़ साहब का वो सारा अदबी काम जिसे फ़न कहा जा सकता है। ये दोनों ही बड़े मुतासिर कुन हैं। वासिफ़ साहब से मिलने वालों से पूछा जाए तो बताते हैं कि वासिफ़ साहब जैसा इखलाक, उनका रवैया, उनकी बर्दाश्त, उनकी सखावत, उनका अच्छे अंदाज से ट्रीट करना, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उनके कलाम को देखा जाए तो आप लिटरेरी तौर पे कह सकते हैं कि हमारे पूरे उर्दू अदब में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको वन लाइनर, नसीहत वाला वन लाइनर, एक लाइन में पूरी नसीहत बयान करना, ये फ़न मिला हो। एक जुमले में मुकम्मल बात कह देना। यानी आप अपने नसीब पे देखना चाहते हैं खुश नसीबी कितनी है, खुश नसीब आप उतने हैं जितने अपने नसीब से राजी हैं। वन लाइनर में बात मुकम्मल। गम छोटे इंसान को छोटा कर देता है, बड़े इंसान को और बड़ा कर देता है। यानी गम निखारने का जरिया बन जाता है।
अल्लाह से जानना है कि अल्लाह आपसे कितना करीब है, कितना राजी है। तो जो जिंदगी आपको मिली है, अगर आपने कबूल कर लिया तो अल्लाह राजी है, यानी अगर आप अल्लाह की दी हुई जिंदगी को कबूल करने लग पड़े तो अल्लाह आपसे राजी है, और अगर ये कबूल नहीं है तो अल्लाह आपसे राजी नहीं है। दोस्त वो है जो गम को कम करता है, खुशी को ज्यादा कर देता है। यानी दोस्त की तारीफ बता दी एक ही जुमले में कि वो गम को कम करता है, खुशी को बढ़ा देता है। फिर ये सब जो जुमले हैं, छोटे छोटे जुमले, इनके जरिए डायरेक्ट नसीहत, एक ऐसा बंदा जो उनके पास आया है अपने दुख को लेके, अपनी तकलीफ को लेके, सवाल को लेके, एक जुमले में मुकम्मल नसीहत और उसको रास्ता मिल जाना। एक शख्स ने आके कहा, जी वासिफ साहब मैंने एक शादी पे जाना है और मेरे पास कपड़े कोई नहीं है। वासिफ साहब ने कहा कि देखो, अगर जानने वाले की शादी है तो फिर जो मर्जी पहन के चले जाओ, सारे तुम्हें जानते हैं, और अगर जानने वाले की शादी नहीं है तो फिर भी जो मर्जी पहन के चले जाओ, तुम्हें कौन सा कोई जानता है। अच्छा शाहजी, ये भी बताइएगा ना, एक तो ये आप बात करें इनकी रिटर्न उसके नॉलेज की, जो कि सीना, लेकिन एक उनकी सीना बसीना चलने वाली बात है, वो जो एक महफिल लगती थी जिसमें वो बैठते थे, वो जो बातें करते थे, जिससे बहुत सारे लोगों को तज़किया नफ्स भी होता था, रूहानी सुकून भी होता था, दिली सुकून भी होता था, नफ्सियाती उलझनों का भी, माशरती मसाइल का भी हल मिलता था। ये महफिलें हमारे यहाँ नहीं रहीं। इन महफिलों की हमारे यहाँ ये जो एक कॉन्सेप्ट था ये भी सिमटता चला गया। डिजिटल वर्ल्ड हो गई, हम फासलों से बात करते हैं, अब तो वबा भी आ गई। मुझे बताइएगा उनकी ज़िंदगी को लेकर इस मामले को कैसे आप देखते हैं और इसको कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं? अच्छा देखिए, ये बड़ा एक खूब दौर था, जिस दौर में इन महाफिल में बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे जो वासिफ साहब के सामने बैठे होते थे। बानो आपा, इशफाक अहमद साहब, हनीफ रामे, हामिद राना साहब, बड़े बड़े नाम ऐसे हैं। मतलब मैं कभी कभी हैरत होती है कि ये सारे वक्त के जो ब्रेन था, वक्त का, जमाने का जो दिमाग था बेहतरीन, वो सारा वासिफ साहब के पास क्यों आता था, उनके पास क्यों बैठता था। इशफाक साहब एक अरसा तक वासिफ साहब की महफिल को रिकॉर्ड करते रहे कैसेट्स में, और रिकॉर्ड करके सुनते रहे और कहते थे कि ये बातें ये कहां से आती हैं, आप कैसे कह देते हैं इतनी शानदार बातें। और उस महफिल में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जो बैठता था वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाता था, वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। उसमें एक ऐसा जमाना भी था फरा, जिस जमाने में वासिफ साहब की महफिल रात इशा के वक्त शुरू होके बाज़ औक़ात फजर तक भी चलती थी और किसी को वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। फिर ये महफिल जब गुलशन रावी शिफ्ट होगी, क्योंकि वासिफ अली वासिफ साहब गुलशन रावी में फिरदौस कॉलोनी में रहा करते थे, तो वहां महफिल जितनी हुई वो सब की सब रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, और ये रिकॉर्डेड महफिल बाद में किताबी शक्ल में भी अब मौजूद है। अब एक बड़ी खास बात है, इन महफिल में बड़े लोगों का कहना यह है कि जब वो जाते थे, सवाल लेकर जाते थे, तो समटाइम वो सवाल अभी कहा नहीं होता था और वासिफ साहब उसका जवाब दे देते थे। एक शख्स ने यहां तक बताया, उसने कहा जी मैंने 50 सवाल सफ़े पे लिखे, पहली मुलाकात थी, और मैंने सोचा कि 50 सवाल मैं वासिफ साहब से पूछूंगा, तो जैसे ही मैं जाके बैठा तो मेरे पहले सवाल का जवाब, फिर दूसरे का करते करते 50 सवालों के जवाब वासिफ साहब ने बगैर सवाल के दिए, और जवाब देने के बाद कहने लगे जरा चेक कर लो कोई और सवाल रह तो नहीं गया। अब ये एक गैर मामूली बात है कि एक शख्स के पास कोई आ रहा है और वो उसके ख्याल से वाकिफ है, उसके मिजाज से वाकिफ है, उसके सवाल से, उसकी शख्सियत से वाकिफ है। ये वासिफ साहब का एक फन था। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब ये फरमाइएगा कि हमने जितनी रिसर्चेस पढ़ लेना तो ये पता लगता है, साइंस भी ये कहती है कि बच्चे की तरबियत जो है वो बचपन में ही हो जाती है, जब वो माँ के पेट में होता है उस वक्त से शुरू हो जाती है, और फिर शायद बहुत देर हो जाती है और वो जो इंसान की सरिश्त है वो नहीं बदलती है। लेकिन वासिफ साहब के पास तो जो आता था वो बहुत मैच्योर शख्स होता था। हमने ब्यूरोक्रेट्स देखे जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो लोग थे, वो बदल जाते थे। बिल्कुल मुख्तलिफ रिसर्चेस जो हम पढ़ते हैं उसके बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा एक बात हम सब मान लें कि दुनिया की सारी रिसर्च अपनी जगह पे, लेकिन ये कलमा इतना ताकतवर है, ये 70 साल के कुफर को मिटा देता है। तो ये सच्चा कलमा पढ़ा देना, किसी को रुख बता, सही रास्ता बता देना, और किसी की कह लीजिए वो जो कोई एक अंदर एक खला है, उस खला को राइट एडवाइस से, सही बात से उसको फिल कर देना, ये बड़ी बात है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन की तरबियत का असर बड़ा होता है, लेकिन आप जिंदगी गुजारते गुजारते बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने जाना किधर है।
मैंने करना क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मैंने पहुंचना कहां पर है, वहां पर आपको एक गाइड की, मेंटोर की और ऐसे शख्स की जरूरत होती है जिस पे आप एतमाद कर सके। तो वासिफ साहब एक देखा जाए हुलिये से क्लीन शेव और अपने पढ़ाने के जमाने में टाई कोट लगाने वाले बड़े मॉडर्न शख्स बज़ाहिर लगते थे, लेकिन अंदर से उनका मिजाज बड़ा सूफी मिजाज था और अकोमोडेट करने वाला, दरगुजर करने वाला। और प्रैक्टिकली ये जो बात कही जाती है कि वासिफ साहब गुनाह से नफरत सिखाते थे, गुनाहगार से नफरत नहीं सिखाते थे, बल्कि गुनाहगार को तो सीने से लगा लेते थे कि इसको अगर प्यार किया जाए। एक बड़ा अच्छा जुमला आपका कि अगर किसी का किरदार बदलना है, उससे प्यार कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, किरदार खुद ही बदल जाएगा। ये जो हम सिर्फ नसीहत और डंडे से लोगों को बदलना चाहते हैं, ये वासिफ साहब का पैगाम नहीं था। ठीक है। अच्छा शाह साहब, वो है ना चाप तिलक सब छीन ली मुँह से नैना मिला के, तो ये लोग तो इस दर्जे बाकमाल होते हैं कि नजर मिला लेने से दिल की कैफियत बदल जाती है। लेकिन ये भी हमने सुना है कि देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। सो ये इजहार बयान की ताकत थी। फिर अबलाग जो है ये अंबिया का काम रहा है, औलिया का काम रहा है हमेशा। सो अबलाग की ये ताकत कि उन्होंने एड्रेस किया है हर मामले को। जो उन्होंने किताबी बातें नहीं की, जो उन्होंने बातें की उनसे किताबें बनी, किताबें उनसे शुरू हुई। ये जो नॉलेज स्किल का लेवल है, ये लेवल हमारे यहाँ आज लोगों में मौजूद है। क्या हम इसको खो चुके हैं? ये इस तरह के असातिज़ा, इस तरह के रूहानी पेशवा, इस तरह की सोहबतें, महफिलें कहाँ से लाएं? देखिए, ये अलमी हमारे इस समाज का और माशरे का कि हमारा प्रोफेसर वो क्लास का लेक्चर खत्म करता है, लोग रट्टा लगाते हैं, नंबर ले लेते हैं। हमारे लिखने वाले लिखते हैं, शाम को वही अखबार रद्दी बन जाता है, वो संभालने के काबिल नहीं होता। हमारे बोलने वाले लाखों इस वक्त मसाजिद हैं, लाखों जुमे के खुतबे होते हैं, लेकिन उस खुतबे की उम्र क्या होती है, जैसे ही खुतबा खत्म होता है बात खत्म हो जाती है। वासिफ साहब जैसे लोग नायाब लोग हैं जो अपनी जिंदगी के बाद भी पढ़े जाते हैं, जो तज़किरों में जिंदा रहते हैं। वासिफ साहब का अपना जुमला है, आप फरमाते हैं मर वो गया जो दिल से निकल गया, जो दिल से उतर गया, जिसको भुला दिया गया, और जिंदा वो रहा जिसको याद ना करना पड़े वो याद रहे। तो वासिफ साहब का कमाल ये कि वासिफ साहब 93 में आप पर्दा फरमा गए, लेकिन आज भी अपने तज़किरों में, अपनी किताबों में, अपने चाहने वालों में, और बड़ी दुनिया फरा ऐसी है जो वासिफ साहब को मिली नहीं है। मेरी तरह मैं नहीं मिला वासिफ साहब को। जैसे भाई बता रहे हैं कि वो डॉक्टर खुशी साहब के क्लिनिक पे जाते थे, डॉक्टर खुशी साहब का तज़किरा भी हमें करना चाहिए, जिसके क्लिनिक पे भाई जाते थे चेकअप के लिए। तो वो ये बड़ी दुनिया वासिफ साहब को नहीं मिली। यानी उन्होंने जुमले पढ़े, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में एक बदलाव जरूर आया है या सोचने का नया अंदाज जरूर मिला। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। एक चीज़ ये होती है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं, उनके अंदर एक हमें तब्दीली नज़र आती है, फिर वो बताता है कि जी मेरी फलां शख्स से मुलाकात हुई थी और इतनी बड़ी तब्दीली जो है मेरे अंदर आ गई। लेकिन हम कुछ लोगों को देखते हैं वो बड़े लोगों की सोहबत में बैठे होते हैं, लेकिन तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो बड़े सख्त होते हैं और जिस शख्स के पास बैठते थे उनका एक वस्फ भी उसके अंदर मौजूद नहीं होता। ऐसा क्यों होता? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। बाज़ औक़ात जिसको हम तब्दीली कह रहे होते हैं ना, वो तब्दीली उसमें नहीं आई होती, लेकिन कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आई होती है। वासिफ साहब कहते हैं नेक लोगों के पास बैठने से आपकी जो शर पहुंचाने वाली हिस्सा वो कम हो जाती है, जो नुकसान ज़रर रिसा होना है ना वो आपका कम हो जाता है। तो ये नहीं होगा कि खैर वाला बंदा मिला हो और कोई ना कोई नफा ना हुआ हो। ऐसा मुमकिन है हमारी आंख ने ना देखा हो या हमारे रिकॉर्ड या हमारे रजिस्टर्ड में ना आया हो, लेकिन ये जरूर होता है कि जिसके पास आप बैठे हैं, आप देखिए आपकी जो भी हालत है, खुशबू वाली दुकान पे आप जाएं तो आपके जिस्म से थोड़ी देर के लिए खुशबू जरूर आती है, आपके हाथों पे खुशबू जरूर लग जाती है, बेशक कि वो थोड़ी देर के लिए लगती है। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के नसीब में नहीं होता, उन्होंने साथ रहना होता है, उनका साथ वाला घर होता है, वो रोज मिल रहे होते हैं, वो कुलीग होते हैं, वो रिश्तेदार होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उनके नसीब में नहीं होता कि वो उस आंख से देखे जिस आंख से देखा जाए तो वो नज़ारा बनता है। उनको चीज़ें बेहंगम इसलिए दिखाई देती हैं, उनका जाविया नज़र खराब होता है। अगर दुरुस्त जाविये से देखा जाए तो वही एक शाहकार नजर आता है। शाह साहब, हमारा मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ किताबें पढ़ने वाले लोगों की तादाद न होने के बराबर है। लाइब्रेरीज की जगह हमने रेस्टोरेंट्स खोली हैं। हमारे जो है पिछले दिनों एक रिसर्च सामने आई थी जो होश उड़ा देने वाली थी कि बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक के अलावा कभी जिंदगी में कोई किताब पढ़ी नहीं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो नायाब गौहर हैं जो किताबों में अब बंद हैं, ये लोग अब मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, इनके इस पैगाम को कैसे आम किया जाए? बच्चे तो हमारे वाकिफ ही नहीं, वो तो उनके सामने तो कोर्स जो है वो शेक्सपियर के ही आज तक उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वासिफ साहब की अपनी जिंदगी में 89 में गालिबन
किरण सूरज की 10,000 कॉपियां उस वक्त में ये बांटी गई डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, इदारों में, फौज में, और जो हमारे लीड करने वाले इदारे हैं उनमें बाकायदा ये किताब बांटी गई। यानी एक पहलू तो ये सर हमारा एक नेशनल प्रेस क्लब होता था, फैलती थी, अब खत्म हो गया, ऐसा खत्म होने लग पड़ा। अब दूसरी तरफ आए अगर आज के जमाने में, आज 28 साल के बाद भी फरा ये किताबें बिकती हैं, ये किताबें पढ़ी जाती हैं। मैं वासिफ साहब की किताबें मैं प्रिंट करता हूं, आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है, और ये किताबें मैं आज भी कहूं ये हजारों की तादाद में प्रिंट होती हैं और लोग इसको पढ़ते हैं। ये कमाल है, कलाम का कमाल है, ये उस बंदे के मैसेज का कमाल है कि उसके पर्दा फरमाने के बाद भी टेक्स्ट में ये नायाब बातें, ये मेरा ख्याल है फरा के वासिफ साहब के यस ये बातें निसाब में शामिल होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस तरह के शख्स को कौमी सतह पे ऑन करना चाहिए। जैसे इकबाल को आपने ऑन किया, आपने फैज को मानना शुरू किया, आपने मेला मनाना शुरू किया फैज अहमद फैज का और बाकी शायरों का, आपको वासिफ अली वासिफ साहब जैसी शख्सियत को निसाब में भी शामिल करना चाहिए। और कौमी सतह पे ये सब चीजें ये दवाई हैं, ये नफ्सियात जिसकी थोड़ी सी खराब हो गई है, नफ्सियाती मरीज है, उसको भी ये दवाई के तौर पे चाहिए। एक बंदे के ईमान की कमजोरी का मसला है, उसके लिए भी किताब बड़ी शाफी है। एक बंदे की जिंदगी में उसका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं है, तो वासिफ साहब बताते हैं अगर वालदैन राजी हैं आखिरत बन गई है, औलाद राजी है तो दुनिया तुम्हारी बन गई है। तो ये छोटे छोटे जुमले हमारी एक सिमत नुमाई भी करते हैं, हमें एक फिक्र भी देते हैं और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को भला कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, सिर्फ हम जो बात करते हैं और हम बात सुनते हैं इससे मसाइल हल हो जाते हैं? दिलों में तब्दीली आ जाती है या कुछ और करने की भी ज़रूरत जो है वो पड़ती है कि ये भी करना पड़ेगा, कुछ अमल करना पड़ेगा? सुनते हम सब हैं, सेमिनार्स भी सुनते हैं, सेमिनार्स होते भी हैं। करप्शन में आज भी हमारा लेवल वही है, बल्कि दिन ब दिन हम उसमें तरक्की करते जा रहे हैं दर्जा बदर्जा। हज हम सब लोग बड़ी तादाद में करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ करप्शन की जो हमारे इंडेक्स हैं उसमें हम देखें तो हमें समझ नहीं आती कि फिर तालमेल इन दोनों बातों का क्या है। देखिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि सोसाइटी का हीरो डिफाइन नहीं है। हम सोसाइटी में आज का दिन हम वासिफ अली वासिफ साहब को बातचीत से बता रहे हैं, समझा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए कितने बड़े इंसान थे, लेकिन देखिए इस सोसाइटी का स्टैंडर्ड जो बन चुका है वक्त के साथ साथ, लालच के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ, अनसर्टिनिटी के साथ, माफी के साथ ये बात कहूंगा, वो बन चुके हैं मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड। जब मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड पे सोसाइटी चली जाती है, फिर एक अच्छा जुमला, एक अच्छा इखलाक, एक याद रखना, एक दुआ देना, बेजरर होना और किसी के साथ अच्छा सलूक करना, ये स्टैंडर्ड ये रहा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कौमी सतह पे हमें ऑन करना चाहिए कि हम अपने हीरोज को डिफाइन कर दें कि ये इनका कंट्रीब्यूशन है। देखिए हम सबको मानना चाहिए ईदी बहुत बड़ा इंसान है, क्या ईदी भी निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या हकीम सईद निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या नवाब और बहावलपुर को निसाब में नहीं शामिल करना चाहिए? क्या मदर टेरेसा या हमारे रुत फ़ाओ थी, रुत फ़ाओ ने इतना काम किया, निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। हम आज तक मुतनाज़िया चीजों को डिस्कस करते जा रहे हैं और हम किसी भी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा निकालेंगे जो तज़किरे के काबिल नहीं है। जो खैर की चीज है खुदारा उसे एक्नॉलेज कीजिए और नए स्टैंडर्ड सोसाइटी को दीजिए कि कंट्रीब्यूटर बड़ा होता है, कुर्बानी देने वाला बड़ा होता है, जो दूसरों के लिए जीता वो बड़ा होता है। ये इकट्ठा करना और सिर्फ जमा करते रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा मेयार नहीं है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब हमारे साथ थे, और ये वो बातें हैं जहाँ पर हम सबको अपना एहतसाब करना होगा बहसियत कौम के, हम क्या कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन एंड डायमेंशंस ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और हमने आपका तारुफ करवाया, अगर आपका अभी तक तारुफ नहीं था, क्योंकि कई लोगों का तारुफ ही नहीं होता, तो तारुफ करवाया। और आप कोशिश करें, एक दफ़ा कोशिश करके देखें कि वासिफ साहब की कोई किताब लें, उसको पढ़ के कोशिश करें कि उस पर अमल भी किया जाए। बड़े आसान लिखी हुई हर बंदे को समझ आ जाती है। बिल्कुल से कुछ बात मौसम की करेंगे आप, जिसके मिजाज जो हैं वो बदले हुए हैं और समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कब तक सूरत हाल रहेगी, कब तक धुंध और सर्दी की सूरत हाल पूरे मुल्क में ऐसी होगी। सो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात हमारे साथ हैं खालिद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, फरमाइएगा सर, धुंध कब तक इसी तरह इसका जोर रहेगा, सर्दी की शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी? देखें अभी जो धुंध है वो ऑलमोस्ट 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक तो इसी तरह थिक रहेगी और डेंस रहेगी। स्पेशली पंजाब के मैदानी इलाके और सिंध के मैदानी इलाकों में थोड़ा सा, जैसे कल वो थोड़ा नॉर्थ की साइड पे आई थी, इस्लामाबाद साइड पे भी थी, लेकिन वो अब इस्लामाबाद से थोड़ा सा नीचे चली गई है और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में उस तरह की थिक और डेंस फॉग होने के चांसेस कम है। बहरहाल अभी जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं उसमें ये 20 तक तो इसी तरह डेंस रहेगी। उसके बाद एक वेदर सिस्टम आ रहा है
इंशाल्लाह वो 22-23 को अप्रोच करेगा पाकिस्तान के सेंट्रल और शुमाली इलाकों में, तो उसकी वजह से धुंध में थोड़ी सी और कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो जनवरी का सिलसिला महीना है, ये धुंध के हवाले से इसी तरह प्रोमिनेंट रहेगा। बिल्कुल ठीक है खालिद मलिक साहब, फिर हम ये सोचें कि 22-23 जनवरी के बाद कुछ बारिशें होने का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, मैंने ऐसे ही कहा है कि हमारे पास नॉर्दर्न एरिया इंक्लूडिंग वस्ती पंजाब और पहाड़ों पे बर्फबारी का भी इम्कान है और इन एरियाज पे अच्छी रेन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा ड्राई वेदर चल रहा था वो स्पेल भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। कराची के बारे में भी बता दीजिएगा और सर्दी की शिद्दत के बारे में भी बता दीजिएगा कि टेम्परेचर्स जो हैं वो क्या क्या रहेंगे। कराची में जो टेम्परेचर्स काफी हद तक ड्रॉप हो चुका था वो अब ऐसा ऐसा इंप्रूव होना शुरू हो चुका है और आज और कल जो है वो टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये और इम्प्रूव होगा और 10 को क्रॉस करके डबल फिगर में आ जाएगा। जो जनवरी के बकिया दिन है उसमें 1-2 दिन ऐसे मुझे लग रहे हैं जिसमें हो सकता है टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री ड्रॉप हो, अदरवाइज जनवरी में कोई और सर्दी की लहर जो है कराची या साउथ में आने के चांसेस नहीं है। और सिंगल डिजिट में ही रहेगा हमारे मैदानी इलाकों का, पंजाब का टेम्परेचर जैसे अभी चल रहा है 5, 6, 4, 8, तो ये यही टेम्परेचर रहेगा? हाँ नहीं, वो अभी सिंगल डिजिट में रहेगा क्योंकि अभी जो विंटर है वो खत्म नहीं हुई, अभी ये विंटर चल रही है और इंशाल्लाह बारिश के बाद ये थोड़ी सी सर्दी में और इजाफा होगा। अभी ये फिलहाल आप इसको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। फरवरी की एक्सपेक्टेशंस थी, जो पहले की बात थी या प्रेडिक्शंस थी कि ये ज़्यादा सर्द हो सकती है, फरवरी का जो महीना ज़्यादा सर्द हो सकता है, क्या अभी भी खालिद मलिक साहब ऐसा ही है, फरवरी ज़्यादा जो है सर्द हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि फरवरी में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो रेंज हैं वो नॉर्मल की हद तक हो जाएंगी। जैसे जनवरी में हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नॉर्मल से कम रेन होनी थी और अभी भी ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल से कम ही होंगी क्योंकि एक ही वेदर स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जनवरी में अगर नॉर्मल रेन हो जाती हैं तो जब रेंज होंगी तो उसके साथ टेम्परेचर जो है वो इसी तरह फिर कम ही रहेगा, तो सर्दी जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी। अच्छा, एक और जो मसला चल रहा है ना, वो क्लाउडी मौसम है, मुसलसल सूरज का चेहरा दिखाई ही नहीं देता, तो ये इसी तरह से धूप छाँव का मौसम ही रहेगा मुसलसल जनवरी में, या खुल के हमें सूरज भी देखने को मिलेगा? ये फॉगी रहेगा सारा दिन, सुबह शाम के अलावा दिन में भी फॉग रहती है? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि 20 तारीख तक तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपको दिन को भी इसी तरह फॉग नजर आएगी, लेकिन उसके बाद इसमें काफी हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी और फिर आपको सूरज जो है वो दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। जो सर्दी बढ़ने जा रही है उस हवाले से कोई आप बताएंगे कि एहतियाती तदाबीर ये होनी चाहिए, इन बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा? देखें, जहाँ तक बात है सर्दी की टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो आपको वो एहतियाती तदाबीर अपने जिस्म को ढांपना और स्पेशल उन कपड़ों से ज़रूरी होता है कि वो आपको ठंड लगेगी तो आप बीमार हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास फॉग में या स्मॉग में होता है क्योंकि उसमें आपके इनहेल करने से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है या आपकी विजिबिलिटी कम होने की वजह से आपको एक्सीडेंट अल्लाह ना करे वो सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए बहरहाल आप हर एक को अपनी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे खालिद साहब, तर्जुमान महकमा मौसमियात, और आपने हमें मौसम की सूरत हाल पर अपडेट किया। आज सुबह एक बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी, इंडोनेशिया में एक शिद्दत के ज़लज़ले ने हिट किया है। हमारी दुआ है कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग महफूज रहें और कम से कम जो है इंसानी जानों का नुकसान हो, और यही दुआ आप सबके लिए, हम सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और बखैर आफियत जो है हम अपना वीकेंड भी इंजॉय करें। हैव अ वंडरफुल हैप्पी वीकेंड और इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। सुबह सवेरे पाकिस्तान।